Hello and welcome back to your favorite educational channel Magnet Brains. This is your biology teacher पलक रख्यानी. इस वीडियो में हम आ गए हैं आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर 2016-17 का लेवल 2 में हम देखेंगे और क्वेश्चंस और वैरायटी कवर करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे इस बार थोड़ा ऐसा करते हैं कि ज़रा आप लोग मेरी मदद कीजिए क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं. अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम दूंगी और मुझे आंसर बताना और उसके बाद डोंट वरी मैं भी बताऊंगी. ऑलराइट, सो दिस इज मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास K till 12. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. जब तक क्वेश्चन पढ़ूं तब तक आंसर आ जाना चाहिए. Read the given statements and select the option which correctly identifies X, Y and Z. क्या बोला गया है? 3 स्टेटमेंट आपको दिए हैं 1, 2, 3. इनको ज़रा पढ़ो. इसमें वेरिएबल्स हैं, X दिया है, Y दिया है, Z दिया है. आइडेंटिफाई करो और ज़रा करेक्ट वाला स्टेटमेंट बता दो. बोलो मैम बहुत ईजी है, हो जाएगा. तब तक जो है कर लो परफॉर्म. मैं यहाँ लिखती हूँ, आंसर आ जाना चाहिए. आंसर बहुत सिंपल है. क्वेश्चन का नंबर डालो और आंसर बता दो. ठीक है, चलो. क्या है? नंबर 1 लिखा है क्रॉप X इज ग्रोन फ्रॉम मार्च टू जून. सेकेंड लिखा है क्रॉप Y इज ग्रोन फ्रॉम अक्टूबर और नवंबर टू अप्रैल. थर्ड है क्रॉप Z इज ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर. तो आपको सॉल्व कर रहे हो, कर लिया है, ठीक है. थोड़ा टाइम लग रहा है तो X, Y, Z को पहले आइडेंटिफाई करूँ, है ना, हिंट दे रही हूँ. इसको पहले आइडेंटिफाई करो और फिर आओ ऑप्शंस पे. ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन A इज रिटन X could be cucumber and Z could be paddy. B, Y could be maize and Z could be wheat. Option C, X could be wheat and Y could be cotton. Option D, X could be pea and Y could be soybean. इतना टाइम मैंने जो है क्यों लिया क्वेश्चन पढ़ने में, ताकि आप आंसर दे दो. अब आ जाओ इधर क्योंकि टाइम तो हो ही गया है. इतना दे देना चाहिए था अभी तक आंसर. अब आओ X, Y, Z. X क्या है? मार्च में ग्रो करता है. अब ये जो ग्रो किसकी बात आ रही है? क्रॉप्स की. तो क्रॉप्स की कहानी पे ले जाओ अपनी टाइम मशीन. 3 टाइप की क्रॉप्स देखी थी हमने ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. कौन सी थी? राबी, खरीफ, ज़ैद. राबी कौन सी थी? विंटर सीजन वाली थी मैम. खरीफ रेनी सीजन और ज़ैद समर सीजन. तो यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिया है समर सीजन क्रॉप है, रेनी सीजन, पर थोड़ा दिमाग लगाओ ना. आपको पता है ना कि कौन से जो है मंथ्स में, कौन से मंथ्स में कौन सा सीजन आता है. और आपको क्लियरली तब भी बताया था मार्च टू जून गर्मी आ गई. नाम सुनते ही महीने के, मार्च से लेके जून. मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम में आप लोग के एग्जाम्स भी होते हैं, इज़न्ट इट, स्कूल के. तो गर्मी वाला टाइम है ये. तो इस टाइम को क्या कहेंगे? समर सीजन. गर्मी कह रही हूँ ना इतनी बार. तो समर सीजन वाली क्रॉप कौन सी थी? उसका नाम था ज़ैद. याद आया कि नहीं? ज़ैद थी ना. ज़ैद क्रॉप किस में थी? समर सीजन में हम इसे जो है ग्रो करते हैं. सो क्रॉप X इज ग्रोन फ्रॉम मार्च टू जून. क्रॉप X क्या हो गई? क्रॉप X हो गई ज़ैद. इज इट वेरी क्लियर? अभी तक भी आंसर अगर लिख पा रहे हो लिख दो, कोई बात नहीं, कमेंट कर दो, आई विल कंसिडर. ऑलराइट, जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्चुअल में आंसर तक नहीं आऊँ तब तक लिख दो, तो भी मान लो कि यू आर गुड विथ योर स्पीड. ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो है ना आप अपनी स्पीड टेस्टिंग यहीं से करते जाओ कि कितनी स्पीड में आप आंसर दे रहे हो. आप देखोगे भी अपने कॉम्पिटिटिव्स की, अपने दोस्तों को, कोई ना कोई अननोन्स भी होंगे जिनने कमेंट किया है, किसने कर लिया जल्दी. ठीक है, चलो आ जाओ. सेकेंड वाला क्या है? क्रॉप Y इज ग्रोन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टू अप्रैल. अब अक्टूबर नवंबर याद करो कौन सा सीजन है. जैकेट वगैरह खरीदने जाते हो कि नहीं? बोलो मम्मी जैकेट चाहिए स्कूल के लिए, टोपा चाहिए, ग्लव्स चाहिए. हाँ ग्लव्स तो चलो दिसंबर तक कंडीशन आती है, बट ये सब कब चाहिए होता है? विंटर सीजन में. यानी वो क्रॉप्स जिन्हें हम विंटर सीजन में सो करते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं? अप्रैल में. तो विंटर सीजन क्रॉप है. विंटर सीजन क्रॉप कौन सी थी? राबी क्रॉप्स. इज़न्ट इट? राबी क्रॉप्स ही विंटर सीजन की क्रॉप. चलो बोलोगे आखिरी बचती एक ही है. क्या? रेनी सीजन की क्रॉप. जून से लेके अक्टूबर तक आप जो ग्रो करते हो, लास्ट वाली, दैट इज खरीफ. ऑलराइट, ये आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो आंसर देने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तभी आंसर दे पाओगे व्हेन यू नो कि कौन सी क्रॉप्स इनके अंडर आती हैं. अब बोलोगे मैम हज़ारों टाइप के हैं क्रॉप्स. हज़ारों तो बोला ही नहीं है याद करने को. जो करिकुलम है उसके हिसाब से जो हमने पढ़े हैं, मेन कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं ना, दैट यू कैन रिमेंबर. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल ज़ैद जैसे हम लेते हैं, X हम लेते हैं, तो X के लिए हम जितनी भी, X यहाँ लिख देती हूँ, है ना. ज़ैद के लिए हम लेते हैं समर सीजन क्रॉप जो गर्मियों में खाते हो, ठंडक लाने के लिए मस्त मसाला वगैरह लगा के. ककड़ी वगैरह खाते हो कि नहीं? क्यूकम्बर, ककड़ी बोलते हैं कुछ लोग, खीरा कहता है ना. क्यूकम्बर
और टेस्टी टेस्टी मस्क मेलन खाते हैं, खरबूजा, तरबूज, मेलन्स जितने भी ले लो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके, जैद क्रॉप के, एक्स के। अब वाई के आ जाओ, राबी के। राबी है विंटर सीजन की क्रॉप। विंटर की स्पेलिंग किससे होती थी, डब्ल्यू से होती है ना, ठीक है, अभी भी मतलब डब्ल्यू से स्टार्ट होती है, तो डब्ल्यू से आप वीट याद रखो, वीट, मटर, ग्राम, लिनसीड, ये सब किस में देखने को मिलेंगे आपको, ये मतलब वहाँ तक ख़त्म ही हो जाएंगे हम, मतलब समझ जाओ, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, राबी क्रॉप्स में। एंड ऑन द अदर हैंड खरीफ, रेनी सीजन क्रॉप में मेनली यू विल सी पैडी, कॉटन, राइस, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलता है। ऑलराइट, और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स थे, अभी के लिए इतना लिखो और देखो ज़रा ऑप्शन में क्या दिया है। लेट्स रीड ऑप्शन नंबर ए, एक्स कुड बी क्यूकम्बर। एक्स क्यूकम्बर हो सकता है, बस इधर देख के बता दो मुझे अब, एक्स क्यूकम्बर हो सकता है, ओके। एंड जेड कुड बी पैडी, जेड कुड बी पैडी। वाओ, कितना अच्छा लगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया, दिस इज करेक्ट, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, देख लेते हैं। वाई कुड बी मेज एंड जेड कुड बी वीट, नहीं जेड वीट कैसे होगा। एक्स कुड बी वीट, एक्स भी वीट नहीं है। एक्स कुड बी पी, एक्स पी भी नहीं है। तो देखो लेवल 2 में भी आपने लेवल 1 क्लियर करके लेवल 2 तक आओगे तो भी इफ़ यूल गेट सच वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, मान के चलो नेशनल साइंस ओलंपियाड इज़ वेरी वेरी यहाँ पे ईजी हो जाता है। कब, जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हों। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, समझे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं चाहती हूँ जल्दी से अब दोगे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन इन द बॉक्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू एक्स। क्या है क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर आंसर लिखना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, क्या लिखोगे आंसर में। यहाँ देखो, ये आपको स्टेटमेंट दिए हैं, बताया है कोई एक्स है, मिस्टर एक्स जो आता है हमारा, मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स कौन है बता दिया, कोई टाइप का एनिमल टिश्यू है। सो गो बैक टू द टिश्यूज चैप्टर, एनिमल टिश्यूज को थोड़ा याद करो, उसके कुछ आपको क्वालिटीज़ दी गई हैं कि ये ऐसा ऐसा होगा, और उसी पे बेस्ड आपको दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट्स। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई एक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट, एज सिंपल एज दैट। आ जाओ, क्या लिखा है, चलो फर्स्ट स्टेप में अभी क्या बताओगे मुझे, अभी आंसर तो बता नहीं पाओगे, अगले पेज पे है, तो अभी क्या बताओगे मुझे जल्दी से, एक्स क्या है। तो एक्स करके आंसर में कैसे लिखोगे, कमेंट में एक्स करना, ऐसे डैश करके लिख के बता दो एक्स क्या है। मतलब जब तक मैं पढ़ रही हूँ तब तक बता दो, वेट मत करो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, है ना, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। चलो, रीड द स्टेटमेंट एंड टेल अबाउट एक्स, टेल अबाउट एक्स। एक्स क्या है, कोई टाइप का एनिमल टिश्यू है। तो यहाँ पे फीचर लिखती जाती हूँ, अब जितना मेरे दिमाग में भी याद आए। अब ये यहाँ फीचर लिखे हैं, मैं भी तो याद करूँगी ना। सेल्स ऑफ एक्स आर एज टॉल एज वाइड। अब ये बोलोगे ये कैसी रिडल है, एज टॉल एज वाइड, एज टॉल एज वाइड मतलब क्या, टॉल मतलब क्या होता है, लंबाई, लेंथ। वाइड क्या होता है, विड्थ, चौड़ाई बोलते हैं ना, लंबाई चौड़ाई, विड्थ हाइट। तो बोल रहे हैं, ये बात को समझो, एक्स जो है जितना लंबा है, हिंदी में बता देती हूँ समझ आएगा बिल्कुल, जितना लंबा है एक्स ये सेल, उतना ही ये चौड़ा है। जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसकी विड्थ है। तो मुझे याद आ रहा है, चलो ये तो बाकी चीज़ें तो छोड़ो, मुझे तो मैथ से कुछ याद आ रहा है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर, मैथ्स पे आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसकी हाइट भी सेम हो यार और विड्थ भी सेम हो। मतलब कह रहे हैं हाइट भी सेम है, विड्थ भी सेम है। बोलते बोलते क्या बना दिया मैंने, बताओ ये क्या है, ये स्क्वायर है मैम, बिल्कुल सही बात है। अब अगर ये 2D है, हम मॉडर्न हो चुके हैं, हमें 3D पसंद है भाई, तो ज़रा इसको 3D स्ट्रक्चर और बहुत ही बेकार स्ट्रक्चर बनाएंगे, नहीं ऐसे बना देते हैं। चलो, वो क्यूब बहुत टाइम से बनाया नहीं ना, मैथ्स वाले टीचर्स को आदत है हमारे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर नहीं रहा, अब ये बन गया क्यूब, ये बन गया क्यूब। इतनी बड़ी हिंट दे दी, इसके बाद आंसर नहीं बताया ना, तो फिर तो देख लो फिर क्या होगा, आंसर बता दो इसी के बाद भी। क्या है एक्स, अभी भी लिख के बता सकते हो, टाइम है। एक्स क्या है, क्यूब, क्यूब जैसे सेल्स हैं ये, समझे कि नहीं। क्या लिखा है, सेल्स ऑफ एक्स आर एज टॉल एज वाइड, यानी जितने लंबे हैं, जितनी इनकी हाइट है उतनी ही इनकी विड्थ है। ये किस में होता है, स्क्वायर में होता है, और हम तो 3D की बात कर रहे हैं तो क्यूब में, तो क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ओके कूल। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन। किसकी मदद करता है ये, गैमेट फॉर्मेशन की। गैमेट क्या होते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स की हम बात करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जो मियोसिस होके बनते हैं, गैमेट्स, उनकी फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है भाई, और क्या लिखा है, इट लाइन्स स्वेट ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। अगर किसी को सेकेंड पॉइंट में भी ना आए तो लास्ट पॉइंट में तो आ ही जाना चाहिए। लिखा है ये लाइनिंग है, लाइन्स का मतलब समझ रहे हो ना,
लाइनिंग लिखा है, किसकी लाइनिंग है? ग्लैंड्स की, स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जरा याद करो, क्यूब कह दिया और उसके बाद ये कह रहे हैं ग्लैंड्स की जो लाइनिंग होती है, ग्लैंड्स की लाइनिंग यानी इनका क्या काम होगा? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। इनका काम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो ऐसे क्यूब वाले सेल्स जिनका काम है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, अब खोल देते हैं राज। और जिन्होंने आंसर बता दिया मेरी तरफ से 10 on 10, वेरी गुड, आराम से हो जाएगा अपन से ओलंपियाड। क्यूबॉइडल, this is what this is basically, they are talking about cuboidal epithelium। आया कि नहीं समझ? ये बना दिया, लो बीच में न्यूक्लियस भी। तो ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, ये इसी की सेल बनाई है, जितनी लंबी है उतनी ही ये जो है विड्थ है इसकी, गैमेट फॉर्मेशन में मदद करता है, ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहता है, सलाइवरी और स्वेट ग्लैंड्स में। ऑलराइट, तो एक्स से जो है पर्दाफाश हो चुका है। एक्स क्या है हमारा? क्यूबॉइडल एपिथीलियम। नाउ इन द नेक्स्ट पेज व्हाट वी हैव टू डू, अभी अगर ये आंसर दे दिया, अब जो है मुझे क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर बताओ। क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो जरा मुझे बताओ, क्योंकि अभी ये स्टेटमेंट्स हैं, एक एक स्टेटमेंट में सारी पढ़ती हूँ, तब तक आंसर दे देना। ऑलराइट, आइडेंटिफाई एक्स, चलो एक्स यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि एक्स तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। एक्स क्या है? क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ओके, चलो आइडेंटिफाई एक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। ए क्या है? एक्स कुड बी स्क्वामस epithelial tissue which is present in blood capillaries for exchange of materials between body cells and blood. B, X could be cuboidal epithelial tissue which is also present in nephrons of kidney. C, X could be columnar epithelial tissue present in fallopian tube which helps in movement of ovum or zygote. And last जो है ऑप्शन D, X could be compound epithelial tissue present in skin which protects from mechanical wear and tear। चारों ऑप्शन पढ़ दिए, इतना टाइम दे दिया मैंने, कितना टाइम दे रही हूँ यार मैं। अब तो बता दो आंसर क्या होगा क्वेश्चन 2 का आंसर वेरी क्लियरली। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ दिख रहा है मुझे? स्टेटमेंट बी पे साफ साफ कह रहा है वो। चलो जिसने पढ़ा भी नहीं हो ना, यहाँ देख के बता देगा कि मैम ने क्यूबॉइडल एपिथेलियम लिखा है। ऐसे मम्मी जा रही होंगी साइड से, है ना, पढ़ रहे हो, अरे बेटा सामने तो दिया है आंसर, तो देखो ना क्या है। ऑप्शन बी, X could be cuboidal epithelial tissue which is also present in nephrons of the kidney। Is it clear or not? अच्छा, किसी को अगर ये लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा है क्योंकि हमने पहले सारी चीज़ें बहुत बार पढ़ी हैं, तो डोंट वरी, अभी यहाँ कंटिन्यू करो, बाद में वेबसाइट पे जाके आराम से सारे वीडियोस देख लो, सबका एक्सप्लेनेशन दिया है। ऑलराइट, और जितना हो सकता है, मुझे लगता है कि कोई चीज़ फिर से समझानी है तो मैं समझा दूंगी, डोंट वरी। ठीक, आ गया समझ? दे दिया आंसर। अब नेक्स्ट वाला, तैयार हो जाओ, टाइम दे रही हूँ, एकदम सांस ले लो, और क्वेश्चन 3 का आंसर मुझे बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 बोलोगे तैयार तो हो गए, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया आपने, डायकोटोमस की वाला। डोंट वरी, इसमें क्या करना है, इसमें स्टेप बता देती हूँ। डायकोटोमस की वाले क्वेश्चन पहेली वाले क्वेश्चन होते हैं, दीज आर बेसिकली रिडल्स। तो ये रिडल जब तक मैं पढ़ूंगी तब तक आप सॉल्व भी कर लोगे, मुझे पता है, इतनी स्पीड हो गई है आप में। क्या करना, ऑप्शन में मुझे बस ऐसे PQRST करके डैश लगा के बताते जाओ। अच्छा, सारे एक साथ नहीं आ रहे, कोई एक एक आ रहे हैं तो भी बताते जाओ, बट मुझे चाहिए क्विक आंसर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओलंपियाड है, टाइम मैटर करता है, और मेरी घड़ी टूट जाती नहीं। ओके, ऑलराइट, रेफर टू द गिवन डायकोटोमस की एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग PQRST। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब पहला वाला पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1 का ए क्या कहता है? ये कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दैट्स इट। एक ही लाइन में एक ही बात बोली आपको कि ये ऐसा पार्ट है जो किसका पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये पार्ट है, एक हिस्सा है। ओके, आगे कुछ नहीं बोला, आगे बोला पहेली है, जरा जाइए गो टू सेकेंड वाले पे। तो यहां तक मैं आ रही हूं, उसमें से आपको कोई भी आइडेंटिफाई कर दे, फिर से बता रही हूं, बताते जाओ, ठीक है। 2 पे आ गए। 2 पे सेकंड का ए वाला क्या लिखा है? एक्ट्स एज सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। क्या लिखा है? एक्ट्स एज सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ओके, अब लिखा है गो टू 3। अभी तक मुझे पता तो नहीं चला कि ये क्या होगा। गो टू 3, तीसरे वाले पे जाती हूँ, देखती हूँ शायद कुछ पता चल जाए। तीसरे वाले पे आई, थर्ड का ए लिखा है सिंथेसाइजेज सीरम एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कितना मज़ा आ गया मुझे ये वर्ड देख के, सिंथेसाइजेज सीरम। चलो अगर सीरम समझ नहीं भी आए, प्रोटीन्स तो समझते हो कि नहीं? प्रोटीन्स तो समझते हो, सिंथेसाइजेज प्रोटीन, यानी ये ऐसा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गेनल है जो किसमें मदद करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। वो कौन है? क्यू है। तो क्यू क्या है? अब तो सिंपली मुझे नाम बता सकते हो।
जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्यू क्या होगा। ऑल राइट, जब तक क्यू बताते हो तब तक मैं वेट करूँगी एंड उसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ हमारा नेक्स्ट वाला पहेली। नेक्स्ट वाले में यहीं आ जाते हैं। अगर क्यू बता रहे हो तो इधर आ जाओ बी वाले पे। बी क्या कहता है? टेक्स पार्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P40। दोनों कहीं ना कहीं सेम रिलेटेड है, सेम तो नहीं है मतलब रिलेटेड है। कैसे? ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर रहा है क्यू, और दूसरा वाला ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। तो अब पर्दाफाश कर देते हैं क्यू से, क्योंकि टाइम हो गया। आपने दे दिया आंसर, वेरी गुड। क्यू इज बेसिकली RER। RER यानी क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें बहुत ही क्लियरली पता है सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई? बिकॉज इसमें प्रेजेंट रहते हैं ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स। कौन है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, तभी तो नाम रफ रखा गया है। रफ क्यों है ये? बिकॉज इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है और उनका काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो क्यू तो RER है। अगर यही आंसर है तो वेरी गुड। अब तब तक बहुत ही समझदार हो गए तो R बता दिया होगा। R किस में पार्ट ले रहा है? टेक्स पार्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन तो सुनिए, डिटॉक्सिफिकेशन, अरे कट नहीं करना है भाई, इसी को तो अंडरलाइन करना है। डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली ये काम जो है कहाँ होता है? सुनो, बॉडी में। लिवर पता है ना, हमारी बॉडी में लिवर होता है। तो लिवर की जो सेल्स होती है ना, लिवर की जो सेल्स होती हैं उसमें एक काम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। लीवर खराब हो जाता है तो ये कहता है ना बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि लीवर सेल्स का एक मेन काम ही होता है क्या करना? ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं उन्हें हटाना। टॉक्सिफिकेशन क्या होता है? हार्मफुल सब्सटेंस ऐड करना। डिटॉक्सिफिकेशन यानी हार्मफुल सब्सटेंस को हटाना। तो ये काम कहाँ होता है? लीवर सेल्स के लीवर के जो सेल्स है, क्या बोल रही हूँ, लीवर के जो सेल्स हैं उनमें होता है। अब लीवर सेल्स ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करते तो हैं। अब बोलोगे मैम ये कैसे करते हैं? कुछ तो होगा इनके पास। बिल्कुल है, इनके सेल्स के जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या हो गया ये? SER। तभी तो कहा था रिलेटेड है कि दोनों हैं, तो ER ही एंडोप्लाज्मिक। वो था रफ वाला, ये है स्मूथ वाला। स्मूथ ER जो होता है इसका काम होता है लीवर सेल्स में ड्रग को डिटॉक्सिफाई करना, यानी जो टॉक्सिन्स होते हैं हार्मफुल सब्सटेंस उन्हें रिमूव करना। ऑलराइट, तो यानी वेरी क्लियर, R जो है ये भी आइडेंटिफाई हो चुका है, वो हो गया SER। अगर SER लिखा है तो वेरी गुड, और किसी ने अगर फुल बता दिए पहले ही तो वंडरफुल, मैं चेक करूँगी, देखूंगी। ऑलराइट, आ जाओ, कहाँ पे आएंगे अब? चलो ये तो हो गया, पहले वाली की कहानी थी। अब कहाँ से शुरू करते हैं? अब यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। बी वाला, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ये पहला कर दिया था। अब दूसरे से करते हैं। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब दूसरी कहानी है, ऐसे ऑर्गेनल्स जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या करा जाए भाई? उसके लिए गो टू 4। बोल रहे हैं कि फोर्थ वाले पे चले जाओ, ठीक है भाई, फोर्थ वाले पे चले जाते हैं। फोर्थ में क्या है? ए दिया है, हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। क्या दिया गया है? हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनल जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट तो नहीं है, लेकिन फूड को जो है ऑक्सीडाइज करने में मदद करते हैं, ऑक्सीडाइज करने में मदद करते हैं। ये कौन है? तो सुनिए, याद है हमारा एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर, इसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका काम क्या होता है? वन ऑफ द वर्क्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन चलता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इससे क्या होता है, जो भी फूड सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको भी ये ऑक्सीडाइज करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीडेटिव नाम आया तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन यही रहेगा ना, यानी ऑक्सीजन की मदद से जो है ये ऑक्सीडाइज करते हैं फूड मटेरियल्स को। ऑलराइट, तो किसका नाम लिया मैंने लिया माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, यानी S जो हो गया वो हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो लिख दिया, एक ही बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट, फोर्थ पे ही थे, फोर्थ का बी वाला आ जाओ। फोर्थ का बी वाला क्या है? स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल। देखो डिफरेंस क्या है, पहला वाला जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है खाने को,
और दूसरा वाला खाने को स्टोर करके रख रहा है। तो सेल में स्टोरेज का काम, सेल में जब भी सेल पढ़ते हो स्टोरेज का काम याद रखा करो। स्टोरेज का काम, ये सेल में एक स्पेस प्रेजेंट रहती है, सेल में एक स्पेस प्रेजेंट रहती है जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल याद आया? वैक्यूल में साइटोप्लाज्म नहीं होता है, बट हम क्या कहते हैं, मेनली वाटर से भरा रहता है। अच्छा, अब आज ये बात सुन लो, नहीं पता थी तो, सिर्फ वाटर नहीं होता है, वाटर देखने को मिलेगा, वाटर, एंजाइम्स एंड सेल पे डिपेंड करता है किस टाइप का सेल है। तो इवन आपको जो है फूड मटेरियल भी यहाँ स्टोर मिलेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल। मेनली वाटर सही बात है, लेकिन मिनरल्स, एंजाइम्स एंड सेल पे डिपेंड करता है, तो फूड भी आपको देखने को मिलेगा। यानी ये कौन सा सेल है, स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल, दैट इज कौन सा स्ट्रक्चर है एक्चुअली, सेल तो नहीं, वैक्यूल। ओके, तो बोलोगे मैम QRST तो हो गया, पी कहाँ गया? तो पी कहाँ भूल गए थे हम? पी देखते हैं, पी ये रहा, चलो पी ये रहा ना, पी को नहीं छोड़ते हैं, आ जाओ। देखो इसमें डायकोटोमिस की एक बात बता देती हूँ, ऐसा कोई डिसाइडेड पैटर्न नहीं है कि आपको भाई यहाँ पी ही सॉल्व करना है, पहले पहले आर या एस, जहाँ भी रिलेट कर पाओ, जहाँ भी रिलेट कर पाओ वहाँ से सॉल्व कर लेना। ऑलराइट, तो यहाँ पी को छोड़ा था, पी को पकड़ लेते हैं। प्रोवाइड्स नरिशमेंट ड्यूरिंग स्टार्वेशन बाय रैपिडली हाइड्रोलाइजिंग फूड स्टोर्ड इन द सेल। क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है किसे? फूड को। तो देखो ये कंडीशन कब आती है, ये हर बार की बात नहीं है, ये कंडीशन है। कंडीशन आपको दी गई है स्टार्वेशन, भूख के मारे, जब अंदर कुछ खाना तो है नहीं, है ना। हम क्या है पूरे दिन में खाना खाना, ऐसे तो बोलोगे मैम भूलते नहीं हैं, पर कभी भूल गए या नरिशमेंट नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो क्या होता है स्टार्वेशन की वजह से सेल में जो स्टोर्ड फूड रहता है ना, उसको हाइड्रोलाइज बहुत जल्दी से, कहते हैं यार खाना नहीं है, जल्दी से जो खाना बचा है सेल में उसी को लेकर हाइड्रोलाइज कर देते हैं। ये काम कौन करता है? ये हमारे सुसाइडल बैग्स। आज जान लो इन सुसाइडल बैग्स का नया काम भी है। सिर्फ वॉर्न आउट सेल को खाते नहीं है ये, कभी कभार स्टार्वेशन में जब भूख होती है तब जो है सेल में खाना रहता है उसको ही जल्दी से हाइड्रोलाइज कर लेते हैं ताकि एक्टिविटीज ना रुके सेल की। ऑलराइट, तो यानी PQRST किस किस का? ये सारे सही थे, जिसके भी ये सारे सही थे जरा मुझे बताओ। लाइसोसोम, P लाइसोसोम था, Q RER था, R SER, S माइटोकॉन्ड्रिया एंड T वैक्यूल। इफ ऑल वर करेक्ट देन रियली वंडरफुल। ये डायकोटोमिस की आपने जो है बहुत ही अच्छे से समझ ली है, बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो यहाँ है। यहाँ पे जो है हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो आ जाओ, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ती हूँ। अब क्या करना, अब लिखना क्वेश्चन नंबर 3 करके मुझे आंसर बताना जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ। ऑलराइट, ऑप्शन ए, Q is abundant in exocrine pancreatic cells whereas R is abundant in liver cells. Option B, P also helps in removing old and useless cell organelles whereas Q is the site of photosynthesis. Option C, matrix of S contains proteins and lipids whereas that of T contains respiratory enzymes. And last option, option D, P is also involved in hydrolysis of foreign particles whereas T also takes part in cell division. बहुत ही इजी था। होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपने आंसर बता ही दिया होगा। तो अब मैं आती हूँ, ऑप्शन ए क्या कहता है? क्यू क्या है? राइबोसोम थोड़ी ना है, RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ मिलता है? अबंडेंट एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल्स में, बिल्कुल सही बात है। वेराज R इज अबंडेंट इन लिवर सेल्स। R क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो पीछे भी बताया था। लिवर सेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। जब 2 टिक लग गए हैं, 2 टिक लग गए यानी पूरी बात सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर इनफ? ये करेक्ट आंसर होगा कि नहीं? बिल्कुल मैम। और बाकी गलत क्यों है अब ये समझ जाओगे, ये तो ऑप्शन पढ़ते ही आप रिलेट करोगे और समझ जाओगे। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग P, Q एंड R। अब क्या करना है? अब कहानी है वेन डायग्राम की। ये समझ सकते हो वेन डायग्राम, इतनी बार मैंने बताया है कैसे कहानी बढ़ती है। इसके आगे कुछ फीचर्स आपको दिए हैं, कुछ वेरिएबल्स दिए हैं। जो वेरिएबल जिसकी बाउंड्री में आएगा यानी उसमें वो फीचर है। यानी P अगर इस बाउंड्री में आता है तो यानी P में सीलम भी देखने को मिलेगा और बायलेटरल सिमेट्री। Q जो है तीनों की बाउंड्री में आता है, सीलम, बायलेटरल और सेगमेंटेशन सब देखने को मिलेगा। और R में आपको सिर्फ सेगमेंटेशन और सिमेट्री देखने को मिलेगी, बायलेटरल। ओके, मिटाना था भाई। चलो, तो ये वाला मैं भी उम्मीद करूंगी क्योंकि वेन डायग्राम इजी है अगेन। तो ये आंसर मुझे बता दोगे, क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर लिखो और आंसर बताओ। टिल द टाइम आई विल रीड द क्वेश्चन। P क्या करना है? ओके, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए,
P could be nares having incomplete alimentary canal. B. Q could be aplysia which respires through gills called ctenidia. Option C. R could be tinea in which flame cells are the excretory structures. And option D. P could be dugetia, Q could be ophiothrix and R could be holothuria. Alright, ठीक है. Alright, अब नहीं समझ आ रहा है वेन डायग्राम तो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, देख लो जल्दी से. यहाँ पे बस क्या होगा कहानी, यहाँ पे कहानी ये होगी, आपको एनिमल किंगडम जब पढ़ा था ना तो उसका टेबल थोड़ा याद रखना पड़ेगा. टेबल याद रखोगे तो समझ पाओगे कि किस में सीलम था, किस में सिमेट्री थी, कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है. तो अगर ये सीलम वाली बात है, P और Q में तो समझ जाओ सीलम है, P और Q में सीलम है, मतलब किसके आगे की बात है, P और Q जो है एनिलिडा के आगे की बात है. P में भी लिख देती हूँ मैं, P होगा एनिलिडा के आगे की बात है. ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, P में पर सेगमेंटेशन नहीं है, यानी कि P क्या हो सकता है, P में सीलम है, बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन P में सेगमेंटेशन नहीं है. सेगमेंटेशन यानी बॉडी ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है सेगमेंट्स में, उसकी बात करी गई है. तो P मैं मान सकती हूँ, P क्या हो सकता है, P मॉलस्क हो सकता है. P क्या हो सकता है, मॉलस्क हो सकता है. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कहाँ पे, Q पे. Q देख लेते हैं, Q क्या है, Q है, तीनों है, सीलम भी है, बायलेटरल भी है, सेगमेंटेशन भी है. यानी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा ये आप एनिलिडा ले लो और क्या ले लो, आर्थ्रोपोडा. एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा ले लेते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट ले लो R में सेगमेंटेशन है और बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन सीलम नहीं है. तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे प्लैटीहेलमिन्थस. क्यों, क्योंकि सीलम भी नहीं है. ऑलराइट, एंड यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है. क्लियर है. अब यहाँ पे देख के जरा आ जाओ, जरा ऑप्शन में बताओ. P could be nares having incomplete alimentary canal. पहले तो यहाँ तक आओगे भी नहीं, पता है क्यों, क्योंकि क्लियरली समझ आ रहा है P नेरीज में इनकम्प्लीट नहीं होता है. नेरीज एलिमेंट्री कैनाल नेरीज में भाई कंप्लीट होती है. कैसी बात कर रहे हो, एनिलिडा तक आ चुके हैं, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है. तो ये स्टेटमेंट ही खुद इनकरेक्ट है. तो P तक तो आपको जाना भी नहीं है. इज इट क्लियर. अब आ जाओ B पे. Q could be aplysia which respires through gills called ctenidia. बात तो सही कही है, मतलब यहाँ से बात सही है, लेकिन Q नहीं होगा. Q एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में से कुछ होगा. एंड एप्लीसिया क्या होता है, एप्लीसिया आता है मोलस्का में. याद है कि नहीं, एप्लीसिया मोलस्का में आता है ना. तो ये बात भी गलत कही है, छोड़ दो इसे. C क्या है, R could be tinea in which flame cells are the excretory structures. R होना चाहिए प्लैटीहेलमिन्थस. वेरी नाइस. टीनिया क्या होता है, टीनिया सोलियम फ्लैटवर्म. प्लैटीहेलमिन्थस होता है एंड उसमें फ्लेम सेल्स होती हैं एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, विच मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. जिसने भी ये बताया वंडरफुल, बहुत ही थोड़ा सा बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट अगर ये आंसर दे दिया तो वेरी नाइस. और डी क्या है, P कुड बी डुगेशिया, Q कुड बी ओफियोथ्रिक्स एंड R कुड बी होलोथ्यूरिया. R प्लैटीहेलमिन्थस है और होलोथ्यूरिया इकाइनोडर्माटा में आता है. तो यानी क्लियरली दिख जाता है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. Question number 5. Match column 1 with column 2 and select the correct option from the given codes. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्या करना है, कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है, इन्हें मैच करो. उसके बाद क्या, उसके बाद ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल फाइंड दीज ऑप्शंस. तो तब तक जब तक हम फर्स्ट पेज पे रहते हैं, कैसे चल रहे हैं हम, टाइम दूंगी मैं आपको, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. अब टाइम मैं ज़्यादा नहीं दूंगी बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, राइट. तो आप लोग जो है क्या कर सकते हो, जो जो कॉलम मैच होते जा रहे हैं यहाँ पे करके आंसर बता दो. ऑलराइट, जल्दी से ऐसे लिख सकते हो. पूरा वर्ड लिखना नहीं भी हो ना तो ऐसे लिख देना. ए का मैच जैसे जो भी हो गया, मान लो 5 हो गया, 6 हो गया, तो ऐसे डायरेक्ट करके लिख देना. ठीक है, पूरे वर्ड्स मत लिखो, मैं समझ जाऊंगी. ऑलराइट, सो कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड जो है करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. कॉलम 1 में क्या दिया है देख लेते हैं. जब तक जो है आंसर बता रहे हैं जिन्हें पता है, तब तक हम यहाँ देख लेते हैं. कॉलम 1 आई कैन सी डिफरेंट टाइप के आपको जो है ब्रीड्स बता दी गई हैं. मिक्स्ड है, मुझे दिख रहा है कैटल भी है, मुझे दिख रहा है फिशेस की भी बात है और पोल्ट्री भी है, यानी सब मिक्स्ड है. अब यहाँ क्या करा है, इन्होंने बोल दिया कि ये वाले एग्जॉटिक ब्रीड है, ये ड्रॉट ब्रीड है. एंड इन कॉलम 2 दे हैव गिवन द एग्जाम्पल्स. अगेन एग्जाम्पल्स का इंपॉर्टेंस समझ जाओ. कब समझोगे, आज समझ जाओ, पहले नहीं समझे थे तो अब समझो. देखो क्लियरली आपको बता दिया गया है. सो यू शुड नो विच वन इज ड्रॉट ब्रीड, एग्जॉटिक ब्रीड. ओके, तो एक एक से शुरुआत करते हैं. कैसा करेंगे अपन, यहाँ पे लिख देते हैं पूरी ABCD मतलब यहाँ तक, Z तक नहीं जाएंगे.
ओके, एफ तक लिख दिया। अब एक एक करके मैच करते जाएंगे, यहीं लिखे रहने देंगे और नेक्स्ट पेज पे जो है आंसर देख लेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला ए, ड्रॉट ब्रीड ऑफ काउ। अब सबसे पहले तो ये समझो ड्रॉट ब्रीड क्या होती है, जल्दी से बताओ क्या होती है ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड वो ब्रीड्स होती हैं कैटल्स की जिन्हें हम मजदूरी के लिए लेते हैं। मजदूरी यानी क्या, उठा पटक करवानी होती है ना, ट्रांसपोर्टेशन, इधर से उधर उठवाओ चीज़ें फील्ड में, और क्या चाहिए, प्लकिंग करनी होती है, जो कार्ड्स हैं उन्हें पुल करना होता है, सारे मेहनत वाले काम जो है हम ड्रॉट ब्रीड से करवाते हैं। तो ड्रॉट ब्रीड ऑफ काउ पूछ रहे हैं इन कितने हैं, सातों में से, इन छयों में से कौन सी है, आउट ऑफ द सिक्स विच इज द ड्रॉट ब्रीड ऑफ काउ। तो यहाँ इफ आई चेक आई कैन क्लियरली सी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, नगेरी कह लो, नजेरी भी कहते हैं कुछ लोग, देखो मैं तो नगेरी कहती हूँ। ये होती है काउ की एक ड्रॉट ब्रीड जिसे हम यूज़ करते हैं इन सारे वर्क में, ट्रांसपोर्टेशन एंड पुलिंग में। अच्छा, इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनना। ये जो ब्रीड है ना, जैसे लोकल नेम्स होता है ना, तो लोकल नेम्स में बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स क्या, अरे पर्यायवाची, जैसे तुम्हारा नाम है, एक नाम है, कितने सारे नाम से बुलाते हैं, है ना। किसी का नाम सिद्धार्थ है, उसे सिड बुलाएंगे, कितने घर में कितने सारे नाम बुलाते हैं, मम्मी, चिंटू, छोटू, ये सब बुलाते हैं कि नहीं। तो वैसे ही ओवर हेयर दीज आर लोकल नेम्स। तो लोकल नेम्स में यू माइट फाइंड वेरिएशन, तो डरना मत कि कोई नया नाम है। नगेरी भी हो सकता है, यू कैन फाइंड आउट कि ये नगोरी भी आप सुनोगे समटाइम्स, यू कैन इवन हियर नगौर, ऐसे ऐसे सुन सकते हो, ठीक है। सो घबराना मत, एक ही जो है ब्रीड का नाम है ये, ऑलराइट। तो नगेरी इज अ ड्रॉट ब्रीड ऑफ काउ, यानी ए में आ गया ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। और जिसको लग रहा है कि बहुत धीरे चल रहे हैं तो बता दो ना आंसर, किसका वेट है, कमेंट में जल्दी से बता दो आंसर। ऑलराइट, बी आ जाओ, एक्सोटिक पोल्ट्री ब्रीड। एक्सोटिक यानी क्या, एक्सोटिक स्पीशीज कहते हैं ना, यानी बाहर से, विदेश से लाए हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री याद कर लो, मुर्गियाँ जो होती हैं, हेंस वगैरह, ठीक है। तो एक्सोटिक पोल्ट्री ब्रीड। अच्छा, एक्सोटिक में बहुत ही बेहतरीन जो है सिलसिला रहता है, बिकॉज इनके नाम ही एक्सोटिक रहते हैं। अब हमारे इंडिया के नाम तो हमें समझ आ जाएंगे ना कैसे होते हैं बिल्कुल ही। तो यहाँ पे एक्सोटिक नाम देखो कौन सा दिख रहा है, बोलोगे मैम, इकलौता जो है मुझे दिख रहा है व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ये होती है एक्सोटिक पोल्ट्री ब्रीड। तो व्हाइट लेगहॉर्न नंबर क्या है भाई, बता दो, बी का 3 है। चलो ए और बी तो हो गए, अब आ जाओ सी पे। सी के लिए दिया गया है, ये बफेलो की ब्रीड है। काउस होती हैं, गाय और भैंस, तो बफेलो, बफेलो की ब्रीड इन सब में से कौन सी है। तो सबसे पहला नाम इजी, जाफराबादी। जाफराबादी जो है एक बफेलो की ब्रीड है, तो यानी सी का हो गया क्या, 1। क्लियर। डी आ जाओ। अच्छा, इसमें कुछ थ्योरी भाई वैसे ज़्यादा है नहीं, इसमें यू जस्ट नीड टू लर्न द नेम्स एग्जाम्पल्स। अब वो जैसे ट्रिक से हमने करे थे तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। ऑलराइट, कहाँ पे थे भाई, डी वाले पे। मराइन फिश, मराइन फिश यानी जो समुद्र में मिलती है, सी में। तो मराइन फिश इन सब में से कौन सी होती है, लेट्स सी, सैल्मोन। सैल्मोन जो होती है इट इज़ बेसिकली अ मराइन फिश। अब सैल्मोन, किसी को सलमान खान याद आ जाए, सो आई कैन अग्री, ऐसे याद कर सकते हो ना। सलमान खान की जो ब्रीड है दैट इज मराइन, ओके, समुद्र में पाए जाते हैं सैल्मोन। ऑलराइट, अब आ जाओ ई, फ्रेश वाटर क्या है, ई है फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश कौन सी मिलेगी आपको, चलो ये 4 तो देखो क्लियरली हो चुके हैं, इतना समझ रहे हो, ये 4 हो चुके हैं। अब फ्रेश वाटर फिश में सिंघाड़ा, अच्छा सामने ही दिया हुआ है, बोलोगे मैम वो कौन से, वो सिंघाड़े खाते हैं वो, नहीं नहीं, ये फिश है, फ्रेश वाटर फिश है। तो ई का हो गया 5, सामने ही दिया हुआ है उसके, और एफ का ऑफकोर्स हो गया 6। क्या है एफ, इंडिजीनियस पोल्ट्री ब्रीड, यानी इंडिजीनियस देसी पोल्ट्री ब्रीड है, घगूस नाम है इसका, ठीक। तो यहाँ मैच कर लिया है हमने, और जिन्होंने पहले ही आंसर बता दिए तो मेरी तरफ से वेरी गुड, वेरी नाइस, मैं चेक करूँगी आंसर ज़रूर। आ जाओ यहाँ पे कौन से ऑप्शन में ज़रा मैच तो कर लो। ए है 4, तो ए 4 कहाँ है, अरे बाप रे, तीनों में ए 4 है। चलो बी चेक करते हैं, बी क्या होगा 3, बी 3 इसमें तो नहीं है, इन दोनों में है, चलो ठीक है। सी 1 दोनों में है, डी 2 लास्ट वाला ऑप्शन डी, देखो डी 2 ई 5 एफ 6। सो ओवर हेयर एज वेल, देखो यहाँ तो हम सॉल्व कर रहे हैं, बट एग्जाम में आराम से ज़रा देखना है ना कि यहाँ तो सही कर दिया, यहाँ गलत मार्क कराए। ऑलराइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर इनफ। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन 6। लेट्स सी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कौन पहले आंसर दे देता है, जब तक कि मैं आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करूँ। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेती हूँ आपके लिए। रेफर टू द गिवन फिगर्स, ये फिगर दिए गए हैं 1 and 2, एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है, पहले तो इन दोनों फिगर्स को बड़ा देखो, घूर के देखो, गौर से देखो, याद आ जाए क्या है, पहचान लो।
इसमें पी क्यू आर एक्स वाई जी दिया है हुआ है एंड उन्हें पहचानो। देन इन चारों में से गलत स्टेटमेंट क्या है वो बताओ, गलत स्टेटमेंट क्या है वो बताओ। सो आई विल रीड ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, बोथ पी एंड जेड हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ऑप्शन बी, क्यू एंड आर टुगेदर कॉल्ड एज ट्रैकेरी एलिमेंट्स। Option C, both R and Y are dead cells having lignified cell walls. And option D, P helps in lateral conduction of water or sap, whereas X controls functioning of Y. चलो ठीक है, ठीक है भाई, क्यों टाइम वेस्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है आंसर आ गया होगा अभी तक इसका। नहीं आया तो आओ स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है भाई, पहले इसको आइडेंटिफाई तो करो क्या है, ऐसे तुक्के थोड़ी ना मारने हैं हमें ऑप्शंस में। वी नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ये किसके डायग्राम है, तो उसके लिए अगेन दूसरी कहानी, डायग्राम अच्छे से पढ़ना है। डायग्राम नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आ पाएगा। उसमें से भी तीसरा वाला पॉइंट, डायग्राम में लेबल देखो, यहाँ पे इन्होंने ऐसे लाइंस निकाल के पी क्यू आर दे दिए। ऑलराइट, सो जब मैंने इस डायग्राम को ऑब्जर्व किया तो मुझे याद आया कि ये हमने कहाँ देखा था, ये डायग्राम हमने देखा है प्लांट टिश्यूज़ में। प्लांट टिश्यूज़ में भी कौन से वाले टिश्यूज़ हैं, ये ऐसे बड़े बड़े टिश्यूज़ कंडक्शन कर रहे हैं। और इतना देख पा रही हूँ मैं, सिर्फ इधर देखने की बात कर रही हूँ कि इसमें जो सेल्स हैं सभी सेल्स मुझे अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। अरे देखो ना, एक है इतना बड़ा सेल कंडक्टिंग सेल दिख रहा है, इतना बड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पतला ट्यूब लाइक, और ऊपर कुछ सेम टाइप के सेल्स हैं, दोनों में ऐसे दिख रहे हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स हुए। यानी क्या, ये आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। कहाँ आएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसमें से भी जब आप फिगर्स पढ़ लोगे तो क्लियरली यू विल कम टू नो दैट फर्स्ट इज जाइलम एंड द सेकेंड इज फ्लोएम। इज इट क्लियर और नॉट? पहला क्या है, ये है जाइलम। दो टाइप के देखे थे ना परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू यानी कॉम्प्लेक्स वाले, एक है जाइलम एक है फ्लोएम। ओके, अब आ जाओ कहानी पी आर और क्यू पे। ये जाइलम है, इतना तो पहचान का। अब जाइलम की चारों सेल्स याद कर लो। सेल्स याद करने के बाद जब आप ये फिगर देखोगे ना तो क्लियरली मुझे बता पाओगे। अपन एक काम करते हैं, जब पहचान ही लिया है ये दोनों क्या है, तो यहाँ पे ना बस पी क्यू आर लिख देती हूँ, पी आर क्यू जो भी लिखना है, मतलब ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है कि नहीं, पहचान लिया ना क्या है ये दोनों। तो अब ज़रा डायरेक्टली लिख देते हैं जेड एक्स वाई। बोलोगे कौन से फॉर्मेट में लिखे हैं, जैसे ये अरेंज्ड है, पी आर क्यू जेड एक्स वाई। तो पहला वाला देख लेते हैं, जाइलम की क्या कहानी है। जाइलम में ज़रा ऊपर यहाँ पे देखो, अच्छे से फिगर को नोटिस करो। हेयर यू विल फाइंड ये सारे सेल्स जो हैं ऐसे हैं और अलाइक, अलाइक मतलब क्या, एक जैसे दिख रहे हैं। तो थोड़ा याद करिए, जाइलम के एक टाइप के सेल्स देखे थे हमने, सिंपल परमानेंट आते हैं सेल्स इनमें, कौन से, जाइलम पैरेन्काइमा। याद आया कि नहीं? अरे नहीं आया तो अभी कर लो, कोई बात नहीं। ये क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स हैं। ऑलराइट, अब इधर आओ आर पे। आर देखो, ध्यान से देखना, आर और क्यू में डिफरेंस क्या है। आर जो दिखेंगे आपको थोड़े पतले टाइप के दिखेंगे, हैं तो दोनों ही कंडक्टिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये हैं थोड़े पतले, एंड क्यू जो है वो थोड़े जो है थिक टाइप के, यानी कंडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है दोनों में से मिलजुल के। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर, आर इज जाइलम के वेसल्स। वेसल्स कैसे होते हैं, वेसल जैसे स्ट्रक्चर। और क्यू ले लो तो बड़े वाले जो कंडक्शन स्ट्रक्चर्स थे जाइलम के, पानी जा रहा था जहाँ से, दोज आर जाइलम ट्रैकिड्स। धीरे धीरे करा रही हूँ, आराम से देखते जाओ, पहले याद नहीं हुए तो अब हो जाएंगे। ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं। आर क्या है, पतले वाले वेसल्स जैसे स्ट्रक्चर, तो जाइलम वेसल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यू इज जाइलम के ट्रैकिड्स, मेन कंडक्टिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारा पानी जाता है इनसे, पानी और मिनरल्स। ठीक, तो ये किसकी कहानी थी, ये कहानी थी जाइलम की। अब आ जाओ इधर, इधर अपन थोड़ा अलग रंग से लिख लेते हैं, जेड एक्स एंड वाई। जेड एक्स एंड वाई में क्या है, ये फ्लोएम है। अब पूरी कहानी जो आपकी टाइम मशीन कहाँ चल रही थी, फ्लोएम पे ले जाओ। फ्लोएम में भी 4 टाइप के सेल थे, क्लियर है। अब ऊपर आ जाओ जेड पे। इतना याद रखना, इतना याद रखना, जाइलम और फ्लोएम में दोनों में ही जाइलम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, मतलब दोनों में पैरेन्काइमा है, ये कहना चाह रही है मैम। जाइलम और फ्लोएम दोनों में यू विल फाइंड पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स का काम ही स्टोरेज होता है। तो यहाँ जब ऊपर, कॉमन सेंस लगाओ, छोड़ दो बायो भी छोड़ दो, मैं बस इतना बता रही हूँ। यहाँ जब मैंने ऊपर कहा ये जो आपको अलाइक सेम जैसे सेल्स दिख रही हैं, दीज आर पैरेन्काइमा, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। ये जो जेड है, अगेन सेम टाइप की सेल्स दिख रही हैं, तो ये भी क्या हुई, अरे बोलो मैम ये भी तो पैरेन्काइमा है कि नहीं। अब ये मत बोलने आना कि इसमें भी पैरेन्काइमा, इसमें भी कैसे, अरे पढ़ा है ना, सेम सेल्स आती हैं दोनों में पैरेन्काइमा। सो टॉप पे यहाँ भी पी है, यहाँ जेड है, दोनों ही पैरेन्काइमा सेल्स हैं। जस्ट द डिफरेंसेस, दिस इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, इतनी कहानी हो गई। अब आ जाओ कहाँ पे, इधर
फ्लोएम में ज़रा याद करिए, हमने पढ़ी थी कोई बहनें थी, बहनें, अरे हाँ वही बहन, सिस्टर सेल्स देखी थी जो हमेशा साथ में रहती हैं। बहनें देखते हो छोटी छोटी हाथ पकड़ के घूमती रहती हैं साथ में। हाँ वो तो बाद में मैम लड़ती भी हैं, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट साथ में तो रहती हैं। तो सिस्टर सेल्स कौन सी थी फ्लोएम में, याद करो, आ गई याद मैम, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, ये आपको साथ में ही दिखेंगी। तो यहाँ भी देख लो ज़रा साथ साथ, बोलोगे मैम नहीं दिख रहा, तो ये देखो, ये जो लाइन है अपन लाल से बनाते हैं तो शायद दिख जाए, येलो से बनाते हैं, देखो ये यहाँ पे है ये वाली सेल्स और ये, तो यानी एक ये कंडक्टिंग एलिमेंट है और इसी के पास में ये सेल्स हैं। तो ये किसकी सेल्स हुई, ये सेल्स हैं फ्लोएम की, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। उसमें से भी ये जो बड़े वाले आपको दिखेंगे, बिकॉज सीव ट्यूब्स मेन कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, मेन कंडक्टिंग सेल्स होते हैं फ्लोएम के। तो ये हो गए कौन, वाई हो गया सीव ट्यूब, वाई हो गया सीव ट्यूब और एक्स हो गया कंपेनियन सेल्स। यहाँ मैं सीसी लिख देती हूँ, समझदार हो समझ जाओगे, सीसी यानी कंपेनियन सेल्स। तो ये जो है स्टेप अचीव हो गया, हमने इनको आइडेंटिफाई कर दिया। बोलो क्यों की इतनी मेहनत, अरे तो यहाँ आंसर देना है ना। अब जब इन्हें आइडेंटिफाई कर दिया तो इन पे बेस्ड आंसर दे पाओगे। अभी तक नहीं दिया हो तो चलो समझदार हो। अब अगर ये हमने साथ में डिसाइड कर लिया तो अब ज़रा जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर बता दो, ठीक है। चलो लेट्स रीड द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, बोथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना, याद रखना। बोथ पी एंड जेड हेल्प इन फूड, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। पी एंड जेड क्या है, देखो पी एंड जेड आइडेंटिफाई किया, दोनों पैरेन्काइमा है। अभी एक लाइन कह ही दी मैंने, यहीं पे आ गई कि बोथ हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, बिल्कुल सही बात है, पैरेन्काइमा का मेन काम ही स्टोरेज है। बी पे आ जाओ, अच्छा टिक किया है तो यहाँ ऑप्शन ये सही नहीं है, बिकॉज वी नीड टू मार्क द इनकरेक्ट आंसर। बी पे क्या है, क्यू एंड आर टुगेदर कॉल्ड एज ट्रैकियरी एलिमेंट्स। व्हाट इज क्यू एंड आर, क्यू एंड आर होते हैं वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। वेसल्स एंड ट्रैकीड्स जाइलम के जो होते हैं उन्हें टुगेदर कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, ट्रैकियरी एलिमेंट्स, क्योंकि जो मेन कंडक्शन का काम है वाटर का और मिनरल्स का वो यहीं से हो रहा है। जस्ट लाइक हम सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को सिस्टर सेल्स कहते हैं, इन दोनों को हम ट्रैकियरी एलिमेंट्स कहते हैं। सो विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन सी। बोथ आर एंड वाई आर डेड सेल्स हैविंग लिग्निफाइड सेल वॉल। चलो चेक कर लेते हैं। आर क्या है, वेसल्स, ठीक है, वेसल्स तो डेड है। और वाई क्या है, सीव ट्यूब, नहीं सीव ट्यूब डेड सेल नहीं है, सीव ट्यूब तो लिविंग सेल होता है। मतलब इस स्टेटमेंट में आप बोलो आधी बात सही कही तो नहीं, वो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अगर कुछ भी गलत है। तो यानी ऑप्शन सी इज अवर आंसर। एक बार डी चेक कर लेते हैं। पी हेल्प्स इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर और सैप, वेयर एज एक्स कंट्रोल्स फंक्शनिंग ऑफ वाई, बिल्कुल सही बात है, कंपेनियन सेल्स जो है वाई की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। वेरी गुड, करेक्ट। अगर ये आंसर दिया है सी वाला तो गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए अब आ गया फ्लो चार्ट, नई वेराइटी आ गई फिर से। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज पी क्यू आर एन एस। क्या करना है, फ्लो चार्ट दिया है, दिख रहा है क्लियरली, डिजीजेस के ऊपर है। पी क्यू आर एस ये आपको दे दिए गए हैं वेरिएबल, इन्हीं के बेसिस पे यहाँ आपको दिखेगा एक टेबल, इस टेबल पे जो भी सही मैच करेगा वो आपको बताना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करो, बस जल्दी से देखो क्या है। फ्लो चार्ट है, पहला दिया है डिजीजेस। डिजीजेस में दो टाइप दे दिए गए हैं। फर्स्ट इज कॉन्जेनाइटल, नेक्स्ट इज एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल कौन से डिजीज होते हैं, रिकॉल करते जाओ, वो जो हमें बर्थ से मिलते हैं, सिंस बर्थ प्रेजेंट रहते हैं, जैसे क्लेफ्टेड अपर लिप होता है, या फिर आप ले लो हीमोफीलिया जैसे डिजीजेस होते हैं। ऑलराइट, ये जो है आपको बर्थ से ही मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम वगैरह होते हैं, तो ये कॉन्जेनाइटल है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड यानी बचपन से नहीं होते हैं, पैदा होते ही नहीं होते हैं, पहले से नहीं मिलते हैं, आने के बाद लाइफ में आने के बाद आपको मिलता है। तो कितनी सारी बीमारियां हैं ऐसी, इतने सारे डिजीजेज हैं। बोलोगे सर्दी खांसी पैदा होते तो नहीं हुई थी मैम, बाद में आती हैं, तो एक्वायर्ड डिजीज हो गए। अब एक्वायर्ड में भी बोलो दो टाइप, एक्वायर्ड में भी दो टाइप, एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। इस पे तो कितनी सारी पढ़ाई की थी हमने। कम्युनिकेबल जो फैलते हैं, कम्युनिकेबल जो फैलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं फैलते। अब नॉन कम्युनिकेबल में भी दो टाइप, हार्मोनल, हार्मोनल यानी हार्मोन्स के कम ज़्यादा होने से डिजीज़ हुए थे, देखा था कि नहीं, डायबिटीज़, थायराइड ये सब देखा था। और डेफिशिएंसी, दूसरा डेफिशिएंसी यानी न्यूट्रिएंट, विटामिन की डेफिशिएंसी से, विटामिन की डेफिशिएंसी से देखा नहीं था, नाइट ब्लाइंडनेस और कितनी सारी बीमारियां थी, स्कर्वी वगैरह। ऑलराइट, तो ये दे दिया आपको क्या, डिजीजेस का चार्ट, समझ गए। पी क्या है, कॉन्जेनाइटल, क्यू कम्युनिकेबल, आर हार्मोनल और डेफिशिएंसी वाला एस। बस इस बात को याद रखते हुए
इस बात को याद रखते हुए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा कोई बात नहीं है ना, मैं लिख देती हूँ। फिर बोलोगे मैम अगले तक याद नहीं रहा। पी क्या है? कॉन्जेनाइटल डिजीज होगा। क्यों कहाँ गया? कम्युनिकेबल, कम्युनी ऐसे लिख दे रही हो है ना। आर हार्मोनल, और लास्ट क्या है? डेफिशिएंसी वाला, यानी जो न्यूट्रिएंट या फिर विटामिन डेफिशिएंसी से होता है। इज इट क्लियर? अच्छा अब तो इजी हो गया ना, अब बता सकते हो कॉन्जेनाइटल डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस। बोलोगे नाइट ब्लाइंडनेस मैम कॉन्जेनाइटल कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं। क्या करना है इसमें? सिर्फ पी को देखते जाना, पहले पी में जो जो सही लग रहा है वहाँ पे रुक जाना, ठीक है। तो पी हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, तो पहले तो छोड़ दो। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये विटामिन डेफिशिएंसी है, कॉन्जेनाइटल नहीं है। ऑलराइट, देन लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन बी, सी और डी। डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये तीनों हम बोल सकते हैं कॉन्जेनाइटल है। अब क्यू पे आते हैं। क्यू पे कम्युनिकेबल पोलियो, हाँ कम्युनिकेबल है। आर हार्मोनल, क्वाशियोरकर नहीं, क्वाशियोरकर हार्मोनल नहीं है। वी नो क्वाशियोरकर कैसे होता है? न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स इन सबकी डेफिशिएंसी से होता है, इजंट इट? तो ये हार्मोनल नहीं है, हार्मोन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब पूरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ऐसा तो नहीं बोलो मैम ये दो सही थे तो इसको टिक कर दे। गलत। ऑप्शन सी सिकल सेल एनीमिया ठीक है। एलर्जी कम्युनिकेबल ठीक है। हार्मोनल ग्रेव्स डिजीज डेफिशिएंसी माइक्सीडेमा नहीं, माइक्सीडेमा डेफिशिएंसी से नहीं होता है, ये हार्मोनल वाला है, तो इसे भी बोल दो बाय। तो बोलोगे मैम मतलब समझ आ गया, डी ऑप्शन है। क्यों है? तो देखो हीमोफीलिया इज कॉन्जेनाइटल, करेक्ट। मीजल्स इज कम्युनिकेबल, बिल्कुल वायरस से होता है। माइक्सीडेमा अब सही जगह पे आयो, हार्मोनल होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इज इट क्लियर? मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये वाला जो क्वेश्चन है कितना जल्दी सॉल्व हो गया। ऑलराइट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, देख लो। लेट्स रीड द क्वेश्चन। रेफर टू द, अच्छा जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तब तक आंसर भी प्लीज दे देना। रेफर टू द गिवन फिगर्स एक्स एंड वाई एंड रीड द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग देम। स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेटमेंट्स हैं एंड देन यू हैव टू टेल इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। क्या बताना है आपको? इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं रिगार्डिंग व्हाट? एक्स एंड वाई। तो अगेन आ जाओ कहाँ पे? स्टेप 1 पे। एक्स एंड वाई को आइडेंटिफाई करो। शुडंट टेक मच टाइम, शुडंट टेक मच टाइम। अच्छा इसमें मैं क्या करूँगी? मैं ऐसा करूँगी, मैं आपको इनका फाइलम बता दूँगी। आप जो है मुझे ज़रा कमेंट में, क्या है आपका जो कमेंट में आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में एक्स और वाई एक्चुअल में क्या है। मैं आपको फाइलम बता दूँगी, अब एक्चुअल नाम बताना एग्जाम्पल के, ठीक है। देखते हैं किसको याद है ये वाले प्लान्स। ऑलराइट, अब बोलोगे मैम फिगर तो कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो सुन लीजिए, आपको जो है ओलंपियाड्स में नॉट नेसेसरली चमकते हुए एकदम जो है कलरफुल डायग्राम्स देंगे। यू आर इन 9th ग्रेड, हो सकता है ऐसे ब्लैक एंड वाइट डायग्राम्स भी आपको दें, और देते ही हैं, होता है ऐसा। तो आपको इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, आप देखते ही पहचान जाओ। इज इट क्लियर और नॉट? सो एक्स मैं आपको बता देती हूँ। एक्स इज बेसिकली ये आता है, ये एक टाइप का एल्गी है, और ये आता है थैलोफाइटा में। एल्गी है, थैलोफाइटा बोल लो, ये फाइलम है। कौन सा है वो आप बताओगे। एंड वाई ऑन द अदर हैंड बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल ही ना मुस्कान आ रही है मेरे चेहरे पे, बिकॉज आई नो ये क्या है, बट जल्दी से मुझे बताओ वाई क्या होगा। ये आता है ब्रायोफाइटा के अंदर, इट इज अ टाइप ऑफ अ ब्रायोफाइट। सो टेल मी व्हाट इज एक्चुअली एक्स एंड व्हाट इज एक्चुअली वाई। क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व करेंगे, मुझे इतना ही बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको आ चुकी है अब चीज़ें एक्स एंड वाई। ऑल राइट, तो इस बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, वास्कुलर टिश्यूज आर कंप्लीटली एब्सेंट इन एक्स। एक्स है थैलोफाइट, एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक्स क्या है? थैलोफाइट है, यानी एल्गी है। एल्गी में वास्कुलर टिश्यूज बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। तो वास्कुलर टिश्यूज पहले तो बताओ होते क्या हैं। वास्कुलर टिश्यूज, वास्कुलर बंडल्स किससे बनते हैं? फ्लोएम एंड जाइलम से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कहाँ चाहिए होंगे फ्लोएम और जाइलम कंडक्शन के लिए? जब बहुत बड़े प्लांट्स हो, डेवलप्ड हो। अरे ये खुद ही इतने छोटे हैं, बोलते हैं हम यहाँ से ऐसे ना, बोलते हैं ना एक पत्थर मतलब फेंकेंगे, थ्रो करेंगे और वो कैच कर लेंगे, मतलब हमें कुछ कंडक्टिंग एलिमेंट्स नहीं चाहिए। तो मतलब कि ये एब्सेंट है, बिल्कुल ही सही बात है। ऑलराइट, हमें क्या बताना है? हमें गलत ऑप्शन बताना है, तो ये तो करेक्ट है। ओके, अब आ जाओ किस पे? सेकंड वाले पे। मेन प्लांट बॉडी ऑफ वाई इज गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी ऑफ वाई इज गैमेटोफाइट, वाई इज ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट क्या होता है पहले तो सुनो। ये वर्ड सुना है, ये जल्दी से देखो, कुछ चीज़ें रिकॉल करनी हो ना वो मैं कराती जाऊंगी। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट ज़रा रिकॉल कर लेते हैं।
ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ये देखा था हमने, जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। व्हाट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन? मतलब कि जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें लाइफ साइकिल में, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कुछ फेजेस होते हैं, उसमें कुछ फेजेस होते हैं। फेजेस यानी एक होगी आपकी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, ध्यान से सुनना, स्पोरोफाइट कहा है, एक होगी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी एंड द अदर विल बी हैप्लॉयड। ऑलराइट, ये देखो इधर, एक है स्पोरोफाइट, एक है गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट यूजुअली कैसी होगी? डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, डिप्लॉयड यानी क्या? प्लॉइडी, 2n होगी इसकी। एंड ऑन द अदर हैंड गेमेटोफाइट हमें पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब यहाँ यूज होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूज होंगे, मतलब हैप्लॉइड n ही होगा, मियोसिस के बाद बनेगी ये प्लांट बॉडी। इज इट क्लियर? तो मतलब इन दोनों में, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी में, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, यानी कहीं पे एक डोमिनेंट होगा तो दूसरा उस पर पैरासाइट होगा। अब इससे क्या समझ सकते हो कि जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं, बहुत ही छोटे हैं, चल नहीं सकते, तो आप उसको कैसे गोदी में उठा के लेते हो, है ना, घूमते हैं ना, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो यानी एक जो है मेन प्लांट बॉडी होगी और दूसरा पैरासिटिक, यानी उसको लेके घूम रहे हैं। तो वैसे ही स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट। तो अभी जिसकी बात है उसकी बात कर लेते हैं, पूरी कथा क्या ही सुने हम। किसकी बात है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट की। अरे कर रहे हैं ना, पीछे क्या देखा, वाई क्या है? ब्रायोफाइट। सो सुन लो अभी ही, पहले याद नहीं हो तो, ब्रायोफाइट में द मेन प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट, यानी हेप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है मेन, और जो स्पोरोफाइट रहती है वो बेचारी पैरासिटिक होके जीती है उस पर कि मुझे सहारा दे दो, मुझे जो है थोड़ा सहारा दे दो। तो वैसे ही ये जो बात मैंने कही है वो क्लियरली इट इज रिटन, इट इज मेंशन्ड ओवर हेयर, मेन प्लांट बॉडी ऑफ वाई यानी ब्रायोफाइट इज गेमेटोफाइट। तो यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, मानते हो? चलो अब आ जाओ स्टेटमेंट 3 पे। प्लांट बॉडी ऑफ एक्स इज फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम बाय ट्रू रूट्स। एक्स यानी थैलोफाइट, ट्रू रूट्स। अरे बाप रे, कैसी बात कह दी आपने, ट्रू रूट्स यहाँ पे कैसे आ गए? प्लांट बॉडी, ट्रू रूट्स वगैरह तो हमने आगे फीचर देखा था, इसमें तो डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है, सब एक जैसा दिखता है, सब एक जैसा दिखता है। तो यानी दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मिल गया पहला गलत स्टेटमेंट, यही तो बताना है पीछे। स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट। देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, सेक्स ऑर्गन्स इन वाई आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। अब वाई क्या है? हमारा ब्रायोफाइट, इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा सेल, एक से ज़्यादा सेल होते हैं। एंड जैकेटेड, जैकेट मतलब जैसे गर्मियों में जैकेट पहन के, ओ गर्मियों में कैसे पहनोगे जैकेट, ओहो मैम गलत बात कह दी, नहीं नहीं नहीं, सर्दियों में जैसे जैकेट पहन के घूमते हैं वैसे ही इनके जो ऑर्गन्स रहते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो कैसे रहते हैं? जैकेट पहन के घूमते हैं, यानी कवर्ड रहते हैं। ऑलराइट, सो सेक्स ऑर्गन्स इन वाई आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आ जाओ फिफ्थ वाले पॉइंट पे। इन प्लांट एक्स स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गेमेटोफाइट। एक्स क्या है? थैलोफाइट। अच्छा, अब थैलोफाइट मैंने वही कहा, पहले कहानी ब्रायोफाइट की देखी थी तो वो समझाई, अब किसकी कहानी है? थैलोफाइट की। तो देख लो थैलोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट, अभी ये दो बता दी ना प्लांट बॉडी, अब तो समझ गए ना, फिर से क्या बताऊं? ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट रहती है वो किस पे पैरासिटिक होती है? गेमेटोफाइट पे। एल्गी में भी सेम रहता है। ओके, अब किसी को ये डाउट लग सकता है कि हमने जब पढ़ा है, सो वी हैव ऑब्जर्व्ड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मेनली इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, बट दैट्स नॉट ट्रू। प्लांट्स में ऑलमोस्ट सब दिखाते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, पर जो दूसरा वाला लाइफ साइकिल होता है ना, जैसे वो इतना छोटा होता है कि वो अनऑब्जर्वेबल रहता है, इतना क्लियरली डिफाइन नहीं होता है। ऐसा बोलते हैं ना कि मान लो 365 दिन है, उसमें से आप 1 सेकंड निकाल लो, तो कितना छोटी सी बात होती है वो, है ना, 365 दिन, अ ईयर एंड अ सेकंड, लॉट्स ऑफ डिफरेंस। तो ऐसे ही होता है सब में ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, बट एल्गी वगैरह में बहुत ही जो है अननोटिसेबल रहता है, बट रहता है। तो विच मीन्स ये स्टेटमेंट उस हिसाब से करेक्ट है। इज इट क्लियर? कोई डाउट था तो वो मैंने इस वाला डाउट जो है आपको सॉल्व कर दिया है। क्लियर? अब आ जाओ लास्ट स्टेटमेंट पे। इन प्लांट वाई, वाई क्या है? ब्रायोफाइट, सीड्स आर नेकेड एंड नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट। अरे बाबा, सीड कैसे आ गई यहाँ पे? नेकेड सीड्स तो बात की बात करो, सीड कैसे आ गई? जब इनके पास ओव्यूल नहीं है, सीड कैसे बनेगी? सीड तो हमने कहाँ से बनना देखी थी। सीड वाले प्लांट कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म से आते हैं। तो बोल दो कि सॉरी, ये तो आपने गलत बात कर दी। तो विच मीन्स हमें मिल गया है हमारे आंसर कौन से हैं? स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 6
है इनकरेक्ट। अगर किसी ने ये पहले दे दिया तो वेरी गुड, क्योंकि अगर ये आप समझ गए स्टेटमेंट नंबर 5 तो अच्छी बात है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। देखें कहाँ दिया है 3 and 6, यही वाला है ऑप्शन सी, 3 and 6 ओनली, इट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो है ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा, बट नया क्वेश्चन है ये बता देती हूँ। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन जो है फ्लो चार्ट देखा है बट इस पे बेस नहीं देखा है, तो ये एक नई वेराइटी है, इसको ज़रा अच्छे से सॉल्व करना। ऑलराइट, और नोट डाउन करना हो ना, कहीं नोट डाउन कर लिया करो नई नई जो वेराइटीज़ मिलती है। ठीक है, चलो पहला स्टेप क्या अचीव करेंगे हम, PQRS को डिफाइन करेंगे। कहाँ करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। चलो PQRS यहाँ बता देते हैं। ठीक है, चलो क्या है फ्लो चार्ट में, पहला दिया है ह्यूमन ब्लड कॉर्पसल। ह्यूमन ब्लड कॉर्पसल क्या है, डर मत जानो, कॉर्पसल कॉर्पसल सेल को ही कहते हैं। तो ह्यूमन का जो ब्लड है उसकी सेल्स हैं, बोलो हाँ ठीक है, मतलब ह्यूमन ब्लड सेल देख रहे हैं। पहला फीचर न्यूक्लियाई प्रेजेंट ऑन मैच्योरिटी, यानी जब मैच्योर हो जाते हैं तब इन सेल्स में क्या न्यूक्लियाई रहते हैं। तो पहले राइट साइड में जाओ ज़रा, ये टर्न ले लो, यहाँ लिखा है नहीं, बोला है नहीं मैच्योरिटी पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, तो वो कौन से सेल्स थे, बहुत ही क्लियरली बोलना ना पड़े, RBC। यार RBC कितना अच्छे से पढ़ा है हमने। ऑन मैच्योरिटी इन ह्यूमन ब्लड RBCs डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, तो RBC रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा हमारा P। क्लियर, एक चीज़ तो हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट है न्यूक्लियाई प्रेजेंट ऑन मैच्योरिटी, बोलता है यस प्रेजेंट है। अब देखो आगे, साइटोप्लाज्म कंटेन्स ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स के बेस पे हमने 2 टाइप के सेल पढ़े थे, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट। तो यहाँ लिखा है कंटेन्स ग्रैन्यूल्स, नो नहीं है, मतलब ये क्या होगा, क्यों होंगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स, इतना लिख देती हूँ, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन से सेल्स थे ज़रा याद करो थोड़ा, L और M थे, LM कौन, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। क्लियर है, चलो इसको यहाँ पे इतना ही लिखे रहने देते हैं। R पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रैन्यूल्स, यस मतलब ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। बायलोब्ड न्यूक्लियस लिखा है, यस बायलोब्ड न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस के 2 लोब हैं, लिखा है यस है। तो 2 लोब अगर मैं थोड़ा याद करूंगी ग्रैन्युलोसाइट्स में तो मुझे याद आ जाएगा कौन, एक तो है अपना न्यूट्रोफिल और एक है इओसाइनोफिल, ये दोनों याद आ जाएंगे। एंड रिलीजेस, नो लिखा है, एंड लिखा है रिलीजेस हेपेरिन। हेपेरिन कौन रिलीज करता है, हेपेरिन रिलीज करता है हमारा बेसोफिल। बेसोफिल याद है, हेपेरिन रिलीज करता है, हेपेरिन रिलीज करता है, मतलब S तो हो गया बेसोफिल। R न्यूट्रोफिल, इओसाइनोफिल में कुछ भी हो सकता है, तो बोलो कुछ भी मतलब, अरे तो ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन पे तो आंसर देना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद भी वक्त है, ये मैंने बता दिया है, आंसर बता सकते हो अभी भी, जब तक मैं सॉल्व करूँ उससे पहले आंसर बता दिए, मतलब यू आर ऑन द सेफर साइड। ठीक है, चलो लेट्स रीड, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, P contains enzymes that regulates transportation of CO2. What is P? P is RBC. RBC में एक ऐसा एंजाइम होता है जो ट्रांसपोर्ट करवाता है CO2। बिल्कुल सही बात है, कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक, पहले नहीं सुना हो तो आज सुन लो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एनहाइड्रस कैसे लिख दिया भैया, एनहाइड्रेस, ASE, एंजाइम में ASE आता है ना, हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट रहता है एंजाइम, जिससे जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेट होता है, यानी ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ऑप्शन बी, Q सिक्रीट्स एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रोब्स। Q होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं, बोल रहे हैं ये सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज, जिससे जो है पैथोजेनिक माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल जो है आप क्या कह रहे हैं सही बात है। अब आ जाओ R पे, R क्या है, N और E, न्यूट्रोफिल और इओसाइनोफिल में से कुछ हो सकता है। R डिक्रीजेज ड्यूरिंग एलर्जी, R डिक्रीजेज ड्यूरिंग एलर्जी एंड ऑफन चेंजेस इनटू मैक्रोफेजेस। तो R बोला है डिक्रीजेज ड्यूरिंग एलर्जी। अब R जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मतलब मैं भी याद ही करती हूँ, तो मुझे याद आया R तो यार इओसाइनोफिल की मैंने एक बात जानी थी कि जब भी एलर्जिक रिएक्शन होती है, कुछ भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, तो ये जनाब जो है बढ़ जाते हैं, ये बहुत बढ़ जाते हैं जब भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। और यहाँ ये लिख रहे हैं कि R डिक्रीज होता है, तो कॉन्ट्रास्टिंग बात है, गलत बात है, विच मीन्स ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। आई होप समझ गए हो क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी पे आओ,
S also releases a chemical that increases permeability of capillaries. S कौन है? S है बेसोफिल. बेसोफिल कौन सा केमिकल निकालता है, याद करिए, हेपेरिन. यहाँ भी तो दिया है फ्लो चार्ट में. हेपेरिन क्या करता है, जो कैपिलरीज हैं परमेबिलिटी यानी जो क्लॉटिंग वगैरह होती है उसको चेक करता है. ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन सी मिल गया है हमारा आंसर. इज इट क्लियर? ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. दिस इज वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना है. एक लेयर के बारे में बताया है, उसके बेसिस पे है ये क्वेश्चन. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 10. लेयर एक्स present about 18 to 50 kilometers over Earth's surface is depleting due to presence of chlorofluorocarbons in the environment. Which of the following options are the results of its depletion? यहाँ पे आपको 7 ऑप्शन दे दिए गए हैं एंड देन आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन है जो रिजल्ट है इसका. ठीक है, तो तब तक क्या करो, जल्दी से जो है मुझे बता दो लिख के कौन से वाले हैं रिजल्ट. लेयर एक्स की बात कही गई है. लेयर एक्स बहुत ही आसान बात कह दी. 18 से 50 किलोमीटर ऊपर है अर्थ सरफेस पे. ठीक है, इस हिंट से समझ नहीं आए तो प्लीज़ इस हिंट से तो समझ ही जाना. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की इतनी लंबी कहानी देखी थी. ये किसे डिप्लीट करते हैं, ये डिप्लीट कर रहे हैं हमारी प्यारी ओजोन लेयर को, जिसके लिए हम थैंकफुल थे. ओजोन लेयर के लिए हम थैंकफुल थे और इसी को जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लीट कर रहे हैं. तो एक्स आइडेंटिफाई हो गई, ओजोन लेयर. अब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको 7 रिजल्ट दे दिए. रिजल्ट क्या होता है, अरे जब ओलंपियाड दोगे उसके बाद रिजल्ट आता है ना, वो. तो वैसे ही यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे बोला है ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई या हो रही है, तो उसके बाद उसके डिप्लीट होने से क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट मिला है, क्या रिजल्ट मिला है. सो लेट्स रीड ऑप्शन ए. ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, स्किन कैंसर. स्टेटमेंट 1 स्किन कैंसर. तो बिल्कुल हमने क्यों थैंक किया था ओजोन लेयर को, बिकॉज अगर ये लेयर डिप्लीट हो गई तो जो सन की हार्मफुल UVA एंड UVB रेडिएशंस हैं उनसे मिलियंस ऑफ पीपल को स्किन कैंसर हो सकता है. तो यानी 1 लिख दो, नंबर 1 ये सही रिजल्ट है. लेट्स सी नंबर 2. डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. उल्टी बात कह दी, डिक्रीज नहीं होता, अरे इंक्रीज हो रहा है. क्या बोला है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है कि नहीं, ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से बढ़ रही है. तो यानी उल्टी बात कह दी आपने. उल्टी बात यानी क्या, ये स्टेटमेंट नहीं आएगा, 2 को छोड़ दो. नेक्स्ट आ जाओ 3 पे. इम्यून डिसऑर्डर्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. कैंसर वगैरह जो हमने कहा है, इम्यूनिटी भी जो है ख़राब हो रही है. चलो तो ये हो गया 1 एंड 3. फोर्थ क्या है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स. अगेन दैट इज ट्रू. ये कैसे होगा, ये रिलेशन है. किसका रिलेशन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. सुन लो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो आइस कैप्स हैं, पोलर आइस कैप्स, बर्फीले पहाड़, ये सब जो हैं पिघल रहे हैं, उसी की वजह से सी का लेवल भी राइज हो रहा है. तो बिल्कुल सही बात है, ये भी एक खतरनाक रिजल्ट है. 1, 3, 4 हो गया. ट्रिपल फोल्ड इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. उल्टी बात कह दी, इंक्रीज नहीं हो रहा है फोटोसिंथेसिस का रेट, तो इसकी वजह से उल्टा और कम हो रहा है. तो यानी ये बात गलत है. 6. डिक्रीज्ड एम्ब्रियोनिक मोर्टैलिटी. उल्टा, डिक्रीज नहीं इंक्रीज. मोर्टैलिटी रेट क्या होती है, मोर्टैलिटी यानी डेथ रेट. तो इसकी वजह से, क्योंकि अब देखो ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, स्किन कैंसर्स और इम्यून डिसऑर्डर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं. तो ये साइंटिफिक स्टडी से भी मतलब पाया गया है कि जो एम्ब्रियोनिक यानी जो अर्ली स्टेजेस में प्री मेच्योर डेथ ज़्यादा हो रही है बच्चों की. वाई, बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्रीशन. तो ये डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज है. तो ये भी बात नहीं है सही. लेट्स कम टू लास्ट ऑप्शन. 7th क्या कहता है, इंक्रीज्ड डेथ रेट ऑफ सीडलिंग. ये भी सही बात है, इंक्रीज डेथ रेट ऑफ सीडलिंग. तो यानी कितने, 4 बातें मुझे सही मिल गई हैं. आगे देखते हैं 1, 3, 4 एंड 7. लेट्स चेक 1, 3, 4 एंड 7. अरे वाह, ऑप्शन नंबर 1 ही दिया है. 1, 3, 4 एंड 7 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. अच्छा, 11 क्वेश्चन पूरा एक ही पेज पे है, तो ये वाले में बहाना नहीं, ये वाला आप बता सकते हो मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर. क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ऑप्शन पढ़ती हूँ, उतना समय है आपके पास. Question number 11 says which of the following is the correct option? You have to tell which is the correct. सही वाला ऑप्शन क्या है? Option A, deficiency of vitamin B1 causes pellagra, whereas that of vitamin C causes scurvy. Option B, hypersecretion of thyroid causes Graves' disease, whereas that of aldosterone causes Addison's disease. Dengue is a viral disease, whereas typhoid is a bacterial disease.
एंड लास्ट ऑप्शन डी, येलो फीवर इज कॉज बाय एडीज मस्किटो वेयर स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाय सीसी फ्लाई। तो करेक्ट वाला ऑप्शन बताना है, यानी 3 गलत हैं, 1 सही है। इतने टाइम में मुझे तो लगता है दे दिया होगा आंसर, बहुत ही स्मार्ट हो। अब मैं सॉल्व करके बताती हूँ। ए ऑप्शन में दिया है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। अगेन विटामिन बी के जब भी कॉम्प्लेक्सेस पढ़ो तो कृपया करके रिक्वेस्ट है मेरी B1, B2, B3 एग्जैक्ट पढ़ना। ये मत देखना कि विटामिन बी से पेलेग्रा होता है। अरे बी कौन सा वाला बी, B1, B2, B3 नंबर दिया है ना, तो ये B1 नहीं होगा, ये होगा B3, विटामिन B3 नियासिन जिसे हम कहते हैं। विटामिन B3 की जो है डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा। तो ये बात तो गलत हो गई। हाँ, सी से स्कर्वी होता है, ये सही है, बट पहली लाइन गलत हो गई, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड कॉजेज ग्रेव्स डिजीज, ओके, वेयर एज दैट ऑफ एल्डोस्टेरॉन कॉजेज एडिसन्स डिजीज। पहली बात अगेन सही है, लेकिन एल्डोस्टेरॉन के हाइपो सिक्रीशन से, क्या बोला, इतना फोकस क्यों किया, हाइपो यानी कम सिक्रीशन से हो जाता है क्या, हमें एडिसन्स डिजीज। तो ये बात भी गलत हो गई। ऑप्शन सी, डेंगू इज अ वायरल डिजीज, सही बात है, वायरस से कॉज होता है। वेयर एज टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, सही है, सैल्मोनेला टाइफी, बिल्कुल करेक्ट। तो यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर यही आंसर दिया है तो वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, रेफर टू द गिवन डायग्राम ऑफ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू and select the incorrect option regarding it. I am happy to note this question again. थोड़ा फाइनली ये डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। किसका, आपको इतनी बता दी, इतनी हिंट दे देते हैं कि जाओ और पास हो जाओ एग्जाम में। कनेक्टिव टिश्यू, दे हैव क्लियरली गिवन कि ये डायग्राम किसका है, कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको कहाँ ले जानी है टाइम मशीन, कनेक्टिव टिश्यू के वहाँ। उसमें से भी लेबलिंग दी गई है, उसमें से भी क्या दिया है, लेबलिंग दी गई है, PQRST ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है, PQRST देख लो। उसमें से अब कनेक्टिव टिश्यू ये कौन सा है तो बता देती हूँ मैं बिना टाइम वेस्ट किए, एरियोलर टिश्यू। ओके, ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू। इसी इकलौते का इतना जो है हमने डिफरेंशिएटेड डायग्राम भी देखा था, ओके, कलरफुल डायग्राम देखा था। अब यहाँ पहचानो कौन क्या है, क्या काम है आपका, पहचान लो कौन क्या है। तो लेट्स सी, लेट्स आइडेंटिफाई। जो पहले समझ आ जाए, मेरा कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, जो पहले आपको याद आ जाए, समझ आ जाए, तो आप वो लिख देना। क्लियर है? तो मैं देख लेती हूँ, मुझे ये समझ आ गया कि Q जो है ये कोलेजन फाइबर्स हैं। Q जो है कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है। R, अब कोलेजन फाइबर्स आ गए तो R इसके ऊपर का ही जो है कवरिंग फाइब्रोब्लास्ट, ये हो गए फाइब्रोब्लास्ट। S यहाँ से जो कनेक्टेड होते फाइबर्स हैं, ये हैं हमारे येलो फाइबर। ये क्या है हमारे, ये है हमारे येलो फाइबर। और क्या बचा, अब बचता है हमारा P एंड T। क्या बचा, एक तो P बचा है ना, एक P बचा है, और क्या बचा है, T बचा है। तो P देख लो, P एंड T बड़े ही इजी हैं। यहाँ पे जो आपको दिखेंगे ऐसे बड़े से सेल्स, दीज आर बेसिकली मैक्रोफेजेस। एंड लास्ट में ये जो T है, T मेंशन है नीचे, दीज आर, ये मस्त वाले सेल्स हैं। कौन से मस्त सेल्स, मास्ट सेल्स। ओके, तो PQRS एंड T एरियोलर में हमने डिफाइन कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। अब बहुत ही आसान काम है, स्टेटमेंट पढ़ के जो है आंसर बता देना है। स्टेटमेंट पढ़ के आंसर अब पहले नहीं बता पाए, अब ये देखने के बाद तो बता दोगे, बिल्कुल समझदार हो। चलिए आ जाइए, स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए, P एक्ट्स एज फैगोसाइट। P क्या है, मैक्रोफेज एक्ट्स एज फैगोसाइट, वेयर एज T यानी मास्ट सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। वेरी करेक्ट, सही बात है। P जो होता है मैक्रोफेज, फैगोसाइट। फैगोसाइट कैसे सेल्स होते हैं, वो जो कि फैगोसाइटोसिस करके जो है पैथोजन को मारते हैं, यानी इनगल्फ करके, खा के, ठीक है। एंड T जो है मास्ट सेल्स जो हैं एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पे इनका काम रहता है। तो यानी ये तो सही बात है। आ जाओ, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है ना, याद रखना, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, Q प्रोवाइड ओनली इलास्टिसिटी वेयरएज S प्रोवाइड्स ओनली स्ट्रेंथ। तो Q यहाँ पे है कोलाजन फाइबर। अब कोलाजन फाइबर का काम सुन लो, कोलाजन फाइबर का मेन काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। कोलाजन फाइबर का मेन काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ऑन द अदर हैंड येलो फाइबर्स, जो इलास्टिसिटी हम कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करने की, मूवमेंट करने की इलास्टिसिटी, दैट इज प्रोवाइडेड बाय येलो फाइबर।
क्या कहा मैंने, कोलाजन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं मेनली, एंड येलो फाइबर्स जो हैं इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बात तो लिखी है लेकिन उल्टी, यहाँ लिख दिया क्यू प्रोवाइड ओनली इलास्टिसिटी, सो दैट इज रॉन्ग। ये इधर आना चाहिए थी बात और ये वाली बात एस पे आनी चाहिए थी, विच मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारा, इनकरेक्ट है, यानी यही आंसर है। बाकी देख लेते हैं करेक्ट क्यों है। सी, आर सिक्रीट्स, आर क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सही बात है। वेयर एज मास्ट सेल प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस दैट चेक्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स, कौन है वो सब्सटेंस, हेपेरिन, करेक्ट। क्यू कौन है, कोलाजन फाइबर्स मेड अप ऑफ कोलाजन प्रोटीन, वेयर एज जो हमारा येलो फाइबर है दैट इज मेड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, अगेन करेक्ट। तो मतलब बी क्यू इनकरेक्ट है, ये समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर यूं आ जाना चाहिए चुटकी में। क्वेश्चन नंबर 13, the list given below shows some diseases caused by microorganisms or infectious agents. How many of these diseases are caused by virus? What you have to do, आपको एक लिस्ट दी गई है बीमारियों की। अब ये बीमारियां आपको बतानी है, इनमें से कितनी बीमारियां वायरस के थ्रू कॉज होती हैं, वायरस से कॉज होती है, वायरस यानी वायरल डिजीज है। ये लिस्ट दी है, ऑप्शन में दिया है 3, 4, 6, 5, ये आपको बता देना है। टाइम दे रही हूँ, 5 सेकंड ही मिलेंगे, मतलब जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक जल्दी से जो है आइडेंटिफाई कर दो। एक बार बीमारियों के नाम पढ़ देती हूँ, एलिफेंटाइसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, रिंगवॉर्म, काला अज़र, इन्फ्लुएंजा, मम्स, टाइफॉइड, डेंगू, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब बीमारियां हैं। काउंट कर लो इनमें से कौन सी वायरस से कॉज होती हैं, ठीक है। अब ज़रा मैं सॉल्व करती हूँ इसको। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, एक काम करते हैं, सिंपली अपन वायरल के लिए अपन वी लिख देंगे, और कुछ अगर बैक्टीरिया से कॉज हुई हो तो बी लिख देंगे, और क्या बचता है, प्रोटोजोआ से कॉज हुई हो तो पी लिख देंगे, और फंगस से कॉज हुई हो तो एफ लिखते चलेंगे, ठीक। ये अपन यहाँ पे करते हुए चल रहे हैं, ओके। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं अपन। तो एलिफेंटाइसिस याद करो, एलिफेंटाइसिस एक वॉर्म है, प्रोटोजोआ, उससे कॉज होता है एलिफेंटाइसिस। कौन से वॉर्म से कॉज होता है, फिलेरियल वॉर्म से। तो यहाँ पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम जो है, यहाँ हम डब्ल्यू ही लिख देते हैं, वॉर्म पर्टिकुलरली मेंशन कर दो तो ठीक है। टिटनेस, टिटनेस किससे होता है भाई, टिटनेस मैंने याद किया, तो टिटनेस तो बैक्टीरिया से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, एक वायरस मिल गया, ठीक है, एक वायरस मिल चुका है यहाँ पे, ये सब हटा दो, चलो सिर्फ वायरस ही लिखते हैं। बोलोगे मैम कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, नहीं तो छोड़ो भैया, छोड़ो, वायरस पे आ जाओ, सिर्फ वायरस लिख देते हैं। तो हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है, रिंगवॉर्म तो फंगस से होता है, काला अजर भी हटा दो, काला अजर तो प्रोटोजोआ से होता है। इन्फ्लुएंजा होता है वायरल डिजीज, वायरस से होता है। मम्प्स भी वायरस से होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। डेंगू भी वायरस से होता है। स्लीपिंग सिकनेस को भी बोल दो सॉरी, बाय, ये वायरस से नहीं होता है। यानी कितने डिजीजेस मिल गए ज़रा बताओ, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स और डेंगू, ये हो गए 4 वायरल डिजीजेस। तो 4 क्लियरली दिया है ऑप्शन बी में, जिसका ये आंसर आया हो अपने आप को 10 on 10 ज़रा दे दो। एब्सोल्युटली करेक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। डायकोटोमस की आ गई, रिडल आ गई, पहेली बुझानी है अब हमें ये। क्वेश्चन नंबर 14, रेफर टू द गिवन डायकोटोमस की एंड आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स पी, क्यू, आर एंड एस। यहाँ आपको कौन से ऑर्गेनिज्म दिए हैं, पी, क्यू, अगले पे देख लो आर एंड एस, एंड उसी के बेस पे ये टेबल दिया है। इस टेबल में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो आपको पहचानने हैं। वेरी सिंपल। तो एक काम करती हूँ, राइट हैंड साइड पे पी, क्यू, आर एंड एस लिख देती हूँ ज़रा, ठीक है। एक एक करके पहेली पे चलते हैं, एक एक करके डिफाइन कर पाओ तो बताते जाओ, ज़रूरी नहीं है टेबल पे बताओ। पी समझ में आ गया किसी को पहले ही तो पी लिख दो, ठीक। चलो फर्स्ट पे आते हैं, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहाँ जा रही है हमारी रिडल। फर्स्ट पे क्या लिखा है, फर्स्ट का ए वाला पढ़ते हैं। फर्स्ट का ए वाला, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। क्या लिखा है, पहला फीचर दिया है सेलुलर लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। कहाँ जाओ, गो टू 5A, पर्टिकुलरली मेंशन है। 5th का सिर्फ ए वाले पे ही जाइएगा। तो 5th का ए जो है, 5th का ए इज ऑन नेक्स्ट पेज, 5th का ए इज ऑन नेक्स्ट पेज। तो इतना याद रखो, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और 5th के ए में दिया है, इट इज फाउंड इन डीप सी वाटर्स एंड इज अ कॉस्टली वेडिंग गिफ्ट इन जापान। मुस्कान आ गई चेहरे पे। जापान है, जापान में एक ऐसी प्रथा टाइप होता है, वहाँ पे
मैरिजेस में इसको गिफ्ट दिया जाता है, मतलब ये जानवर जो है एक ऑर्गेनिज्म है, इसे गिफ्ट देते हैं, इसे गिफ्ट देते हैं शादियों में, और बहुत ही सुंदर दिखता है ये, सुंदर सा इसका नाम भी है, नाम है इसका, कॉमन नेम है वीनस फ्लावर बास्केट। कॉमन नेम क्या है? वीनस फ्लावर बास्केट। एंड जो है साइंटिफिक नेम है इसका यूप्लेक्टेला। इज इट क्लियर? पी ही है ना ये? नहीं, ये तो आर है, माफ करना मुझे, ये पी नहीं है, ये तो आर है। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट, ये क्या है? ये है हमारा आर। डिफाइन हो गया, एक चीज मिल गई। आ जाओ कहाँ पे? बी वाले पे। टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। अब क्या कहा गया है? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें टिश्यू या ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके लिए बोला है गो टू 2। सेकेंड वाले पे जाओ, तो बस नीचे ही आ जाओ। ए में क्या दिया है? रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट। रेडियल बायलेटरल सिमेट्री जरा याद करिए ऑर्गेनिज्म में, जल्दी से याद करो। वो सिमेट्री जिसमें ऑर्गेनिज्म को एक ही एक्सिस से काटो तो सिमेट्री दिखेगी, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल यानी एक से ज़्यादा एक्सिस में कट करो, जैसे स्टारफिश को याद कर लो, उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो पहले कहा है रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, उसके लिए ज़रा 5th के बी वाले पे जाइए, उसके लिए ज़रा 5th के बी वाले पे जाइए। ठीक है भैया, जा रहे हैं। 5th का बी, 5th का बी दिया है इट इज़ अ फ्रेश वाटर पॉलिप। इट इज़ अ फ्रेश वाटर पॉलिप। पॉलिप बोला है तो पॉलिप से क्या याद करोगे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ज़रा थोड़ा याद करो, कौन आते हैं हमारे? सीलंट्रेटा। सीलंट्रेटा कह लो, या दूसरा नाम क्या है? इनको भी दूसरा नाम रखने का बहुत शौक है, निकनेम नाइडेरिया। सीलंट्रेटा कह लो या नाइडेरिया कह लो। इसमें ज़रा याद करो, 2 टाइप्स हमने देखे हैं, बॉडी फॉर्म्स के ही 2 टाइप हैं। वन इज़ पॉलिप, यही जो पीछे नाम दिया है, एंड द सेकेंड वन इज मेड्यूसा। क्विक रिवीजन है, जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, है ना। पॉलिप क्या होता है? पॉलिप स्टेशनरी वाला फॉर्म होता है। स्टेशनरी यानी एक ही जगह जो रहता है, प्लांट जैसा दिखता है। नाम याद करो, मेन बहुत ही कॉमन एग्जांपल देखा था, अब बार बार बना के नहीं दिखाऊंगी। हाइड्रा, हाइड्रा याद आया, पॉलिप फॉर्म होता है। ऑन दी अदर हैंड मेड्यूसा वो जो है मूवमेंट करता है, जैसे कि आप क्या ले सकते हो, मेड्यूसा में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे। ऑलराइट, ये क्या लिख रहे थे? जेलीफिश जैसे हम लेते हैं मेड्यूसा, ओके, जेलीफिश ले सकते हैं। और यहाँ पे हम किसे ले सकते हैं? हाइड्रा को ले सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? पॉलिप किसका फॉर्म है? तो इट इज अ फ्रेश वाटर पॉलिप। तो हाइड्रा याद रखिए, हाइड्रा जो होता है फ्रेश वाटर यानी साफ पानी लेक स्पॉन्ज में पाया जाता है, और वो एक पॉलिप होता है। तो एस क्या मिल गया हमें? हाइड्रा। ओके, इज इट वेरी क्लियर? आ जाओ, अब 2 तो आइडेंटिफाई हो गए, पीछे देखते हैं। गो टू 2 में हमने रेडियल सिमेट्री तो कर लिया था, याद आ रहा है। अब आ जाओ बायलेटरल सिमेट्री, इस वाले पे, सेकंड का बी वाला। बायलेटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट। अब कह रहे हैं इन ऑर्गेनिज्म में बायलेटरल सिमेट्री होगी, ओके। उसके लिए कहाँ जाना है? 3rd के ज़रा ए वाले पे चले जाइए, यहीं तक आना है, 3rd के ए वाले पे। ऑल राइट, इट इज ए सीलोमेट। क्या लिखा है? इट इज ए सीलोमेट। सीलम याद आया, बॉडी कैविटी। ए सीलोमेट यानी एब्सेंट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती है। तो थोड़ा और दिमाग लगा के याद करिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बायलेटरल सिमेट्री शो करता हो लेकिन ए सीलोमेट है, इकलौता ही फाइलम आता है, उसके लिए लिखा है गो टू 4A। गो टू 4A, इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड पैरासिटिक। वेरी क्लियर। इतना तो हम समझ गए थे कि ये प्लैटीहेलमिन्थस में आ रहा था, इतना तो हम समझ गए थे कि ये प्लैटीहेलमिन्थस से आ रहा था। अब बता दिया क्लियरली कि ये पैरासिटिक है। जब कह दिया ये पैरासिटिक है तो मुझे याद आया लिवर फ्लूक एक पैरासाइट है। अरे है कि नहीं? लिवर फ्लूक एक प्लैटीहेलमिन्थस है और एक पैरासाइट है, तो यानी जो हमारा पी है वो क्या हो जाता है? लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक कह लो या साइंटिफिक नेम कह लो फैसियोला। देख लेते हैं क्या प्रेजेंट होगा ऑप्शन में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आ जाओ, इट इज़ अ ट्रू सीलोमेट यानी सीलम प्रेजेंट है, तो गो टू 4B। क्यू पे क्या दिया है? इट इज सेगमेंटेड एंड सैंगिवोरस। इट इज सेगमेंटेड एंड सैंगिवोरस। व्हाट इज सेगमेंटेड? सेगमेंट प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है? ऐसे बॉडी में, ऐसे मान लो बॉडी है, बॉडी में सेगमेंटेशन यानी पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेगमेंट्स। तो अब बोलोगे मैम सेगमेंट से तो काफ़ी सारे याद आते हैं, एनलिडा में काफ़ी याद आते हैं, तो कैसे पहचाने इसको? बहुत ही अच्छा फीचर आपको दे दिया है, इट इज़ सैंगिवोरस। सैंगिवोरस बोलो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ये सब सुना था। सैंगिवोरस क्या है?
सैंगिवोरस वो हैं जो ब्लड पे फीड करते हैं, जो ब्लड सक करके खून चूसते हैं, वो है सैंगिवोरस। तो वो कौन है ज़रा याद करिए ना, इसका नाम ही है, इसे हम कहते हैं ब्लड सकिंग, खून चूसने वाला कौन, लीच। और साइंटिफिक नेम क्या है लीच का, हिरुडिनेरिया। आया कि नहीं याद, ब्लड सकिंग लीच कहते हैं ना, बताया था ना, लीच ऐसे बॉडी पे चिपक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, खून चूसता रहेगा, वो ऐसे ऐसे लंबा हो जाएगा। ऑलराइट, बिकॉज ऐसा वो सब्सटेंस रिलीज करता है जिससे सुन्न हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ब्लड सकिंग लीच जिसे हम कहते हैं हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग है इसलिए इसे सैंगिवोरस कहते हैं, और बॉडी तो सेगमेंटेड होती ही है। तो यानी क्या समझ गए ना कि क्यों क्या होगा, क्यों होगा लीच लिख दो या हिरुडिनेरिया। इज इट क्लियर? अभी हमने इन्हें आइडेंटिफाई किया है, लेट्स सी बॉक्स में जो है हमें आगे क्या मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला ऑप्शन पी लिखा है फैसियोला। अब बोलोगे यहाँ फैसियोला नहीं लिखा, लिवर फ्लूक हमने आइडेंटिफाई किया, तो लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नाम क्या है, फैसियोला ना। ठीक है, चलो ये तो सही बात कह दी। क्यों क्या है, हिरुडिनेरिया, अरे वाह ये भी सही है। आर यूप्लेक्टेला, एस हाइड्रा, बहुत मजा आ गया क्योंकि पहला ही ऑप्शन जल्दी से जो है मिल चुका है हमें करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। डायग्राम वाला क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो, यहीं सब दिया हुआ है। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन 15, रेफर टू द गिवन फिगर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दो फिगर्स दिए हैं एक्स एंड वाई, इन्हें आइडेंटिफाई करो, करेक्ट ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए, एक्स इज डाइकॉट रूट वेयर एज वाई इज डाइकॉट स्टेम। ऑप्शन बी, एक्स इज मोनोकॉट रूट वेयर एज वाई इज मोनोकॉट स्टेम। Option C, X is dicot stem whereas Y is monocot stem, and option D, X is monocot stem whereas Y is dicot stem। तो इतना समझ गए मोनोकॉट डाइकॉट की कहानी है, रूट है स्टेम है, थोड़ा याद करोगे, इतना टाइम दे रही हूँ। 15 लिख के एक ऑप्शन कमेंट्स में और आंसर बता देना ABC क्या है। और अगर ये बता दिया तो मैं मान जाऊँगी कि अच्छे से समझ चुके हो आप डाइकॉट मोनोकॉट क्या है। तब तक आंसर दे दिया, नहीं भी दिया तो इधर आओ। x है और y है, ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा गौर से देखो इस फिगर को। यहाँ पे पहला वाला, सिर्फ मैं फिगर देख रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिंग में अरेंज्ड है। इतना तो देख पा रहे हो ना, अच्छे से जो है ये x वाला रिंग फॉर्म में अरेंज्ड है, बिल्कुल ही बेहतरीन। ऑन द अदर हैंड व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग फिगर y, तो यहाँ पे फैला हुआ है, ऐसा कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इधर उधर जो है बटा हुआ है, इजंट इट, स्प्रेड हुए हैं। तो ये कौन है, ये कौन है याद करिए, तो ये है हमारे वैस्कुलर बंडल। ये क्या है, जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल। अब वो जहाँ पे वैस्कुलर बंडल रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड हो, बहुत ही क्लियरली बताया है किसका फीचर है, एडवांस वाले जो हमारे डाइकॉट स्टेम है इनका फीचर है। ठीक है, जहाँ रिंग में अरेंज्ड हो वैस्कुलर बंडल दैट इज डाइकॉट स्टेम, और जहाँ ऐसे स्प्रेड हो दैट इज दूसरा बचता ही क्या है, हमारा मोनोकॉट स्टेम। इज इट वेरी क्लियर, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। अब जो है यहाँ पे फीचर्स एक बार हम क्विकली जो है रिवाइज कर लेते हैं। जब आपको देखने को मिलेगा, जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट, ठीक है, ओहो सफ़ेद से लिखेंगे तो कैसे दिखेगा, डाइकॉट, और दूसरा क्या आता है, मोनोकॉट। ओके, डाइकॉट मोनोकॉट को इतने टाइम से रिवाइज नहीं कर रहा था, तो आज मौका मिल गया मुझे, पकड़ लिया मैंने डाइकॉट मोनोकॉट को। आ जाओ, सबसे पहले डाइकॉट में आपको देखने को लीव्स जनरली कैसी देखने को मिलेगी, लीव्स का वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। कैसा होगा वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। सिंपल है, कुछ नहीं होता है, ऐसे ब्रांचेज में जो है ऐसे 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 वेन्स निकल रही होंगी, यूं जो है वेन्स निकल रही होंगी, ये रेटिकुलेट है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन भाई क्या होता है, पैरेलल वेनेशन में यूजुअली जो है ऐसे यूं पैरेलली एक के सामने एक जो है आपको लीव्स अरेंज मिलेगी। डिफरेंस समझे, यहाँ पे जो है ऐसे वेन्स निकल रही होंगी, जैसे हमारी बॉडी में वेन्स नहीं निकलती है, किसी के हाथों पे यहाँ दिखती है, अब मेरे भी दिखती है पर अभी दिखेगी नहीं यहाँ से। रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, ये वेनेशन मतलब क्या, लीव्स की जो ये अरेंज्ड है वेन्स। ठीक है, इतना समझ गए। अब आ जाओ किधर पे, फिर से एक फीचर तो वेनेशन हो गया, दूसरा फीचर क्या लूँ, रूट सिस्टम ले लेती हूँ। डाइकॉट में देखने को मिलेगा क्या, टैप रूट सिस्टम। कैसा रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। टैप बोलोगे नल वाला सिस्टम है क्या, बोलोगे नहीं, टैप रूट सिस्टम क्या होता है, तो देखो रूट्स, ये ग्राउंड है समझ लो,
ठीक है। यहाँ ग्राउंड में नीचे नीचे अगेन जैसे रेटिकुलेट था, यहाँ पे मेन ब्रांच निकल रही है और यहाँ पे जो है इसके साइड में ऐसे हाथ पैर निकल रहे हैं, अरे रूट्स के। ऑलराइट, प्राइमरी रूट ऐसे आपको दिखेंगी, सेकेंडरी टर्शरी रूट्स, दिस इज टैप रूट सिस्टम। ऑन द अदर हैंड ओवर हियर वी हैव फाइब्रस रूट सिस्टम। मोनोकॉट्स में यूजुअली फाइब्रस रूट्स, बहुत ही आसान। घास होती है, घास बोलो मैम होती तो है, तो क्या करना है, ऑब्जर्व करना ज़रा, ओके। ऑब्जर्व करना, ग्रास को कभी भी अगर ऐसे निकाला हो यहाँ से, तो रूट्स जो है उसकी एक ही जगह से, ये एक ही ओरिजिन से ऐसे नहीं बाहर निकल रही है हाथ पैर, तो वैसे एक ही जगह से जो है ये स्प्रेड हो रही है। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, एक हो गया टैप रूट सिस्टम और दूसरा हो गया फाइब्रस रूट सिस्टम। कहाँ पे, डाइकॉट और मोनोकॉट में। तो अभी के लिए इतना ही याद कर लेते हैं, ये होता है। अच्छा एक चीज़ और याद दिला देती हूँ, फ्लावर याद आ गया ना मुझे, फ्लावर, फूल भी याद आ गए। फूल कैसे होंगे, फूल हैं तो ज़रा पिंक कलर से लिखते हैं, ओके। फूल है तो क्या, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेंटामेरस। पेंटामेरस यानी 5 या 5 के मल्टीपल्स में जो है आपको फ्लावर के पेटल्स देखने को मिलेंगे। पेटल सेपल 5 और मल्टीपल ऑफ 5, पेंटा या पेंटागन पढ़ा है ना फिगर, पेंटागन 5 होता है। ऑन दी अदर हैंड मोनोकॉट में आपको ट्राइमेरस देखने को मिलेगा। ट्राइमेरस एज इन, अरे बहुत सिंपल, ट्राई यानी 3 और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। इतनी भगा रही हूँ मैं, राइटिंग ऐसा लग रहा है मल्टीपल, लो भाई मल्टीपल अच्छे से लिखती, ओके। मैं चाह रही थी क्विक रिवीजन है ना, जल्दी जल्दी करें, ठीक है। मल्टीपल दिख रहा है, ओके। तो ये था रिवीजन, मौका मिल गया मुझे रिवाइज करने का। अब जल्दी से बता दो क्या है आंसर, अब तो बता दो, अब तो सामने भी दिखा दिया क्या है। एक्स डाइकॉट स्टेम है, वाई मोनोकॉट स्टेम है, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, एक्स इज डाइकॉट स्टेम वेयर एज वाई इज मोनोकॉट स्टेम। तो क्लियरली हमें आंसर जो है हमारा मिल चुका है, क्लियर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ वो थोड़ा ऊपर हो गया है, डोंट वरी, वो सी ही है, वो एक्चुअली क्या है ना, आज वो थोड़ा हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन इज सी, ओके। आ जाओ, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच ऑफ फाइलम टाइप ऑफ सीलम प्रेजेंट इन इट एंड अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सिंपल है, इनकरेक्ट बताना है मैच किसके बेस पे, एक है फाइलम दिया है यहाँ पे, फाइलम के बेस पे क्या इसमें सीलम कैसा है और इसके फीचर क्या है, तो आपको गलत मैच बताना है, यानी 3 सही होंगे, 1 मिसमैच है। आसान सा काम है। लेट्स सी फर्स्ट वाला, कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा है, सीलम सीलमेट होते हैं, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, एंड फीचर इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ओके। ये जो है मिक्स कर दिए मैंने वर्ड्स को, डोंट वरी, ठीक है, हंस लो, मौका मिल गया। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, इसे कहते हैं, इसका एक एग्जांपल दे दिया कि जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बिल्कुल फीचर रहता है हमारे कॉर्डेट्स का, तो ओके करेक्ट है ये। सेकेंड आ जाओ, इकाइनोडर्माटा पे, सीलम में दिया है स्यूडोसीलमेट, ये क्या दिया है, अरे स्यूडोसीलमेट तो इकलौते पढ़े थे हमने, कौन पढ़े हैं, इधर आ जाओ ज़रा घूमते घूमते। एस्किलमिंथिस, ये कौन है हमारे, नेमेटोड्स, अरे वही राउंड वॉर्म वगैरह इनमें होता है, ये इकलौता ऐसा फाइलम है जो स्यूडोसीलम शो करता है, फॉल्स सीलम। तो इकाइनोडर्मेटा की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, वो तो आते हैं सीलोमेट्स में, बोल दो सॉरी। यानी आप जो है मिल गए हो हमारे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो बाकी चेक भी कर लो। अर्थ्रोपोडा सीलोमेट होते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बिल्कुल सही बात है, काइटन से जो है इनका एक्सोस्केलेटन बना रहता है। एंड लास्ट प्लैटीहेल्मिंथिस ए सीलोमेट होते हैं और फीचर फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इनके फ्लेम सेल्स के तौर पे होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द, अरे बाप रे ये क्या हो गया, हाँ यानी अच्छा इसमें हमें क्या करना था, हमें बताना था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। इज इट क्लियर? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17. Study the given flow chart regarding some cell organelles present in a cell. Which of the following options is incorrect regarding X, Y and Z? इसमें बिल्कुल मैं जो है आपको टाइम दूंगी, टाइम लो अपना, टाइम लेने के बाद जो है ये फीचर पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो X, Y, Z क्या है, उसके बाद ये आंसर बताओ, क्योंकि आगे तक का क्वेश्चन है और मैं चाहती हूँ अच्छे से सॉल्व करो, आप सॉल्व करो इस बार प्लीज़, ठीक है। चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अच्छा फ्लो चार्ट पढ़ लेती हूँ पहले, चलो टाइम तो मुझे वैसे ही आपको देना है, तो मैं ऐसे ही तो खड़ी रहूँगी नहीं, मैं कुछ तो बोलूँगी। इट इज़ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, लिखा है इट इज़ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, कहते हैं येस एक्स है। फिर लिखा है इट इज़ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, नो। इट इज़ बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, कहते हैं नो, वो है वाई। एंड क्या ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, येस वो है जेड।
तो कंफ्यूज मत हो ना, इधर उधर घूम मत जाना, ठीक है। एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई किया, फिर ऑप्शंस पे आओ। ऑप्शन ए, ऑर्गेनल एक्स कैन ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बी, enzymes of organelle Y are present in acrosome of human sperm cell which digests the limiting membrane of ovum during fertilization. Option C, on starvation, organelle Z digests stored food contents and other cellular components. This process is called as autophagy. And option D, organelle X can bring about stepwise oxidation of carbohydrates to produce CO2 and water. ठीक है, टाइम लो जरा, इसको देखो, इसको सॉल्व करो एंड देन जो है हम डिस्कस करते हैं आंसर। एक्स, वाई और जेड, चलो अब धीरे धीरे करते हैं आइडेंटिफाई इन्हें। इट इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। क्या फीचर दिया है कि ऐसा जो है सेल ऑर्गेनल है जो एक डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। डबल यानी आउटर इनर दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो पहले में लिखा है यस, हाँ डबल मेम्ब्रेन है, एक्स है वो, तो कौन हो सकता है? तो हमें याद आता है, क्या याद आ रहा है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोलोगे। न्यूक्लियस भी हाँ लिख देते हैं, मतलब मान लो यही आगे। ओके, अभी ये लेके चलते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। नो, लिखा है नहीं, ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। तो लिखा है क्या ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है? इधर भी कहता है नो, मतलब ना डबल मेम्ब्रेन ना सिंगल मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। तो याद किया, अरे कौन थे ये स्ट्रक्चर? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये याद आए? ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इट इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, लिखा है यस। तो जितने भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वाले स्ट्रक्चर याद आ रहे हो लिखते जाओ, कितने सारे हैं। गोल्जी हो गया, और क्या हो गया, ईआर हो गया, लाइजोसोम हो गया, अरे कितने सारे लिखते जाते हैं, है ना। ये सब सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। अब ये इतने सारे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इधर सिर्फ इतनी ही बात कही थी, तो उस बेसिस पे अब इनमें से कहीं कोई ऑप्शन आए तो बता देना। व्हाट यू हैव टू टेल, यू हैव टू टेल इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम। सो लेट्स सी ऑप्शन ए, ऑर्गेनल एक्स कैन ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक्स माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। तो सन की एनर्जी को, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में यानी फूड में कौन कन्वर्ट करता है? प्लांट्स करते हैं। तो ये काम कौन करता है प्लांट्स के अंदर? क्लोरोप्लास्ट। तो एक्स में हमने दो ऑप्शन लिखे थे, माइटो या क्लोरो, तो ये काम क्लोरोप्लास्ट का है। तो विच मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, समझे। अब आ जाओ स्टेटमेंट बी पे। एंजाइम्स ऑफ ऑर्गेनल वाई, वाई कौन है? राइबोसोम, आर प्रेजेंट इन द एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म सेल विच डाइजेस्ट द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। है यहाँ पे राइबोसोम का काम कैसे आ गया? बोलो कि ये कैसी बात हुई? कितने अच्छे से समझाया था। गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडी होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये होते हैं जो एक्रोसोम बनाते हैं। वही एक्रोसोम जो एग के अंदर पेनिट्रेट कर रहा था एंजाइम निकाल के, वो किससे बनता है? गोल्जी से, ना कि राइबोसोम से। मतलब मिल गया आंसर, ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक बार सी और डी चेक कर लेते हैं। ऑन स्टारवेशन, ऑन स्टारवेशन यानी भूख जब लगती है, ऑर्गेनल जेड, जेड हो सकता है गोल्जी ईआर लाइसोसोम, डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट्स and other cellular components. This process is called as autophagy. Autophagy, suicidal bag, कुछ याद आया? Yes, ये लाइसोसोम का काम होता है। जब भी स्टारवेशन होता है बॉडी में, तो क्या करते हैं, ये जो है स्टोर्ड फूड कंटेंट्स हैं या दूसरे सेलुलर के कंपोनेंट्स हैं, उन्हें खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसे कहते हैं ऑटोफेजी, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनल एक्स कैन ब्रिंग अबाउट स्टेपवाइज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। तो बिल्कुल सही बात है ये भी। आ जाओ, क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने पहले ही बता दिया वेरी गुड, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बट सॉल्व कर लिया, तो वेरी नाइस। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा लेवल 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सा ईयर था ये देख लिया हमने। magnetbrains.com पे जाइए, क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोर्सेज देखेंगे। K to 12 सभी कोर्सेज फ्री हैं। ओलंपियाड की प्रिपरेशन ज़रा चालू कर दीजिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। क्लास 9 बायोलॉजी के लिए सभी वीडियोस टॉपिक वाइज अरेंज हैं, जाइए देखिए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।